एवरीवन, गली फिक्शन में आप सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं बहुत ज़्यादा दिल से आई हूँ, अपना दिल भी थाम के रखिएगा। बातें बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी, चलिए चलते हैं अपनी इस जर्नी की तरफ। और रियली मेरा बहुत ज़्यादा मन है, पता नहीं क्यों बट मैं अंदर से परेशान हूँ शायद, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बोलना चाहती हूँ। ठीक है, मैंने कुछ पॉइंट ऐड करने की कोशिश किए हैं। कैरेक्टर का फ्रेम मैं नहीं बनाऊंगी, जैसे जैसे कैरेक्टर आते जाएंगे आप सभी को फ्रेम बनता जाएगा। इस स्टोरी का नाम है फर्स्ट रिजेक्शन। इसमें हम देखेंगे, अब तक हमने सारी स्टोरीज में देखा है कि किस तरह एक लव दूसरे लव को खींचता है, मतलब लव को अट्रैक्ट करता है। बट हम यहाँ एक हेट को देखेंगे, एक ऐसी हेट को जो काफी हद तक जिंदगी को खराब कर सकता है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं अपना पहला सीन। प्लीज डिस्क्लेमर में ले लें, नोट में ले लें कि अपना दिल बस थाम के रखें। चलो देखते हैं पहला सीन। ओह गॉड, इतनी तेज बारिश, मैं पूरा भीग चुका हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। जैसे ही वो अपने घर में इंटर हुआ उसके कपड़े भीगे हुए थे। भीगे कपड़ों से पानी की बूंदें नीचे टपक रही थी। उसने ऑलमोस्ट काउच को भिगो दिया था। उसके बाल पूरी तरीके से उसके चेहरे पर चिपके हुए थे। वो अपने हाथ में बैग को लिए हुए था जो अपने सीने से चिपकाए हुए था ताकि उसकी किताबें न भीगे। पूरा भीगा था और डर भी रहा था कि कहीं डांट न पड़ जाए। लेकिन जब उसकी नज़र सामने पड़ी तो उसे कुछ स्ट्रेंज लगा, कुछ अजीब लगा, कुछ अजीब जो वो समझ न पाया हो। सामने देखने के बाद उसका दिल थोड़ा सा डरा। पूरे घर वाले एक जगह बैठे हुए थे, सब सोफे पर, कोई कुर्सी पर, कोई खड़ा था, लेकिन सब लोग उसकी तरफ ही देख रहे थे। वो लड़का थोड़ा परेशान हुआ। अब तक नॉर्मल स्थिति होती तो शायद उसके घर वालों में से किसी ने उसे गाली दे दी होती या फिर कोई उठकर मारता कि तुम अभी तक कहाँ घूम रहे हो, बारिश में भीग कर आए हो, तबीयत खराब कर लोगे। लेकिन ये नॉर्मल नहीं था। कुछ तो ऐसा था जो वो समझ ना पाया। सबके चेहरे पर एक अजीब तरह का डर था। सब अजीब नजर से उस लड़के को देख रहे थे। वो परेशान हुआ और उसने सबसे पहले अपनी माँ की तरफ देखा, जिनकी आंखें थोड़ी लाल थी और पलकें चिपकी हुई थी। शायद वो रोई होंगी। उसकी माँ के चेहरे पर एक खास किस्म का डर था। उनके होंठ कांप रहे थे, शायद वो कुछ कहना चाह रही थी। उस लड़के ने फिर होपफुल नजरों से अपनी डैड की तरफ देखा, जो ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा इमोशनलेस दिख रहे थे। ये तब होता है जब वो काफी दुखी होते हैं। फिर वो लड़का अपने बड़े भाई की तरफ देखता है जो पीछे खड़े हुए थे। वो भी चुपचाप थे। लड़के की नजर अपने बहन की तरफ गई, वो भी काफी चुप खड़ी हुई थी। फिर लड़के को सुकून नहीं आया तो उसने अपनी ग्रैंड माँ की तरफ देखा, जो चुपचाप रिमोट लेकर बैठी हुई थी, लेकिन उन्होंने बटन को ऑफ कर दिया था। टीवी बंद था, सो दैट ये तो अंदाजा लगा कि उसके इंटर होने से कुछ मिनट पहले ही शायद टीवी चल रहा था। वो अपनी ग्रैंड माँ के चेहरे को पढ़ ना पाया। इसके बाद उसे सुकून नहीं मिला तो उसने अपनी दाई माँ की तरफ देखा, जो उस घर की मेड है और बचपन से ही उस लड़के ने अपनी दाई माँ को अपने आसपास देखा है। दाई माँ ने तुरंत ही नजरें फेर ली तो यहाँ पर कुछ तो ऐसा था जो बहुत बहुत अजीब था। अब उस लड़के को डर लगा। 5 मिनट की खामोशी ने उस लड़के को पूरी तरीके से डरा दिया। आखिरकार वो लड़का डर के मारे बोल पड़ा। हालांकि उसे अब तक यही लग रहा था कि वो भीग कर आया तो डांट खाएगा, लेकिन यहाँ कुछ और माजरा था। क्या हुआ? उसने बहुत ही डरते डरते ये सवाल पूछा और अपनी माँ की तरफ देखा। सब लोग उसे ही घूर रहे थे, मानो उससे ही कुछ कहना चाह रहे हों। क्या हुआ? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उसने दोबारा सवाल पूछा, डैड कुछ हुआ है क्या? उसने अपने डैड से पूछा। वो लड़का अपने डैड से कम बात करता था, लेकिन ठीक था, अभी मौका ऐसा नहीं था। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? वो दोबारा भी आगे बढ़ते हुए पूछता है। माँ प्लीज बताइए ना, कुछ हुआ है क्या? आखिरकार वो कई बार पूछने पर घर वालों ने अपनी चुप्पी तोड़ी और उसके डैड ने कुछ कहा। बोलिए ना, कुछ हुआ है क्या? वो जब 5वीं बार इसी बात को रिपीट करता है तब उसके डैड उसके चेहरे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, लांजान। उस लड़के ने अपने डैड की तरफ देखा तो हमें पता चला कि उस लड़के का नाम लांजान है। तुम्हारा दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। उस लड़के के हाथ से वो किताबें छूटकर नीचे जा गिरी, मतलब वो बैग।
उसे लगा एक गंदा प्रैंक उसके घर वाले कर रहे हैं। अभी ही तो मिल के आया हूँ। मेरा मतलब हम पहाड़ी पर गए थे। हमने एक दूसरे को बाय कहा था। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मेरा मतलब मैंने उससे वादा किया था कि कल मैं वहीं पर जाऊंगा और हमने एक दूसरे से वादा किया। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ऑलमोस्ट वो लड़का अंदर से कांप उठा। प्रैंक ही होगा तब भी उसके घर वालों ने सही नहीं कहा। ये कोई मजाक की बातें नहीं थी। ये बिल्कुल भी फनी नहीं था उसके लिए। ये सुनना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। अभी तो मिलके आया है। उसी की वजह से वो देर कर चुका था। उसी की वजह से वो भीग चुका था। दोनों ने भीगते हुए एक दूसरे को बाय कहा था। और अभी घर आने पर उसके घर वाले क्या बोल रहे हैं, वो कैसे मान ले? ये हो ही नहीं सकता। विभूतियान अब इस दुनिया में नहीं है। उसका एक्सीडेंट हो चुका है। डैड प्लीज। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम्हें हमारी बातों पर यकीन नहीं है? उसकी ग्रैंड माँ ने तुरंत टीवी को ऑन किया। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। हाईवे के नीचे एक बड़ी ट्रक जा गिरी जिसके लपेटे में दो लड़के आ गए, जिसमें से एक लड़के की मौत पूरी तरीके से हो चुकी है और उसकी लाश को तलाश कर लिया गया है, जिसका नाम है बेबूजियान, उम्र 16 साल। मैं नहीं मानता, ये बोलकर लानजान पीछे की तरफ मुड़ा और भागता हुआ वहां से बाहर चला गया। यकीनन वो भी बूजियान के घर पे जा रहा था। जैसे ही वो घर से बाहर निकला, एक बिजली तेज से कड़की। दिन के 4 बज रहे होंगे या 3, उसे टाइम का अंदाजा नहीं है क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा थी। मौसम उफान पर था। इतनी तेज बारिश शायद ही उस इलाके में या उस शहर के टाउन में होती थी, लेकिन इस बार शायद शायद उसकी जिंदगी में तूफान ही आना था। 18 साल का वो लड़का बारिश की परवाह न करते हुए, उनका घर बहुत ही पहाड़ी इलाके में था, सड़क पर दौड़ता हुआ जा रहा था। अगर वो जरा भी स्लिप करेगा तो वो भी सीधा खाई में जा गिरेगा। रास्ते टेढ़े मेढ़े थे और खतरनाक भी थे। उसके और वेबूजान के घर की दूरी सिर्फ 30 मिनट की थी। अगर वो दौड़कर जाएगा तो वो 20 मिनट में पहुंच जाएगा। बारिश में उसके आंसू पता तो नहीं चल रहे थे। अभी भी उसे लग रहा था वो एक भयंकर सपना है जो वो देख रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी उसी लड़के से मिलकर आया है। उसने उसे बाय कहा। दोनों मुस्कुराकर एक दूसरे को देख रहे थे और अब वो उस रास्ते पर चले गए। और अभी वो कैसे मान ले कि इतना सब कुछ हो गया? वो बिल्कुल भी नहीं मानेगा। वो घर जाएगा और बेबूजान से मिलेगा और पूरी दुनिया को गलत साबित कर देगा। न जाने क्यों रास्ते में उसे कुछ भी एहसास नहीं हुआ। बस उसका दिल धड़क रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और पानी की बूंदें उसके चेहरे से होते हुए उसकी पूरी बॉडी को भिगा रहे थे। बीच बीच में अपने आंखों को साफ कर रहा था क्योंकि पानी उसकी आंखों में भरता जा रहा था। और एंड देन वो भी बूजियान के घर के बाहर जा पहुंचा। बाहर काफी भीड़ लगी हुई थी। इतनी बारिश थी, इतना डरावना मंजर था। भीड़ को देखकर भी लानजान को ये लगा ये सब कुछ मजाक है। ये सब कुछ एक घटिया मजाक है। फीवूजियान का घर काफी बड़ा था, लेकिन बना नहीं था, छोटा सा ही बना था। बाकी को लकड़ी के दीवार से घेर दिया गया था। फीवूजियान ने अपने हाथ से मेन गेट को खोला और वो अंदर हुआ, मतलब कि लानजान। उसने देखा कि आसपास के लोग भीड़ लगाकर हैं। किसी मिडिल एज के आदमी ने जब लानजान को देखा तो वो फुसफुसाकर दूसरे आदमी से बोलने लगा कि उसका दोस्त भी आ गया। 2-4 आदमियों ने पलट कर लानजान को देखा और उसके लिए रास्ता साफ कर दिया, जैसे कि सब उसी को देख रहे हो। लानजान के कदम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। और फिर वो एंड देन उस जगह जाकर रुका जहां पर एक लाश थी। उसके ऊपर से सफेद कपड़ा ढका गया था। बारिश में वो लाश थी और वो भीग भी रही थी, लेकिन ब्लड की वजह से आसपास का पानी भी लाल लाल हो गया था। लाश के पास 2 लोग बैठे हुए थे। एक औरत थी जो मिडिल एज की थी, जो बीबूजान की माँ थी, जो बिलक बिलक के रो रही थी। बीबूजान की माँ के बगल में उसकी ग्रैंड माँ बैठी हुई थी। वो भी काफी फूट फूट के रो रही थी। उसकी नजर सामने खड़े लोगों पर गई थी। उसके डैड, उसके भाई, उसके कजिन भाई, सब लोग वहीं पर थे और सबकी आंखों में आंसू थे। नहीं, अब भी एक मजाक है। अभी भी उसे ये सब मजाक लग रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और जब बीबूजान की माँ की नजर लानजान के ऊपर गई, तब वो और ज्यादा टूट टूट के रोने लगी। ऐसा तब होता है जब इंसान किसी करीबी इंसान को देखता है। खैर, अभी भी ये सब मजाक है। वो थोड़ा और आगे बढ़ा। वो घुटने के बल उस लाश के पास बैठ गया। उसने ऊपर से नीचे तक उस लाश को देखा।
लंबाई से तो यही है कि वो वी वूजियान है। स्टिल वो एक मजाक है। उसे नहीं लग रहा वो एक सच होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसके हाथ कांपे। अभी भी वो ये सब चीजों को झूठ साबित कर सकता है। कांपते हुए हाथ उस कफन की तरफ बढ़ रहे थे। बिजली बहुत तेज से कड़की। वो डरा। एक सदमा उसके दिल से जा लगा, लेकिन अभी भी ठीक था। उसने अपने राइट हैंड से उस कपड़े को पकड़ा जो उस लाश के ऊपर पड़ी हुई थी और थोड़ा सा खींचने की कोशिश की। कपड़ा पूरी तरीके से भीगा हुआ था और जैसे ही उसने उसे खींचा, पूरी तरीके से यकीनन वो बेबूजान था। सबसे पहले उस लड़के की नज़र उसके चेहरे पर नहीं गई, उसके हाथ पर गई थी, जो थोड़ी देर पहले लांजा ने एक नीले कलर का धागा उसके हाथ में बांधा था और उन्होंने कुछ वादा किया था। ये वही धागा था। तब यहाँ उसे किसी सबूत की जरूरत नहीं थी। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि बेबूजान की थी। चेहरा बहुत हद तक खराब हो चुका था, लेकिन हाथ का वो निशान, कान के पास वो तिल, वो सब झूठ नहीं था। यहाँ कोई मजाक नहीं था। उसे ऐसा लगा कि वो बिजली उसके ऊपर जा गिरी, जो भी आसमान में चमक रही थी। एक ही पल में उसकी दुनिया बिगड़ चुकी थी। वो उस धागे को देखता रहा। उसके आंसू कहीं गायब हो गए। बारिश और तेज हो गई। सब कुछ ब्लर हो गया। सब कुछ अंधेरा हो गया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और बहुत ज्यादा। ये बात लांजान ने मन में सोची थी जब वो भी वूजियान को वो धागा पहना रहा था। तो यहाँ एक बात तो तय थी कि लांजान उसे प्यार करता था। धागा पहनाते हुए उसने सोचा था कि काश वो कल मिले और उसे कन्फेशन करे। उसे बस इंतजार था कि कब उसे एहसास होगा कि बेबूजान भी उसके बारे में सेम सोचता है। उसे डर था कि कहीं वो अपने दोस्त को खो न दे। यहाँ पर पता चला कि उसके दिल में बेबूजियान के लिए एक बेपनाह मोहब्बत थी, एक तरफा मोहब्बत। शायद बेबूजियान की तरफ से ऐसा हो, शायद ना भी हो, लेकिन लांजॉन को अभी तक इस बारे में कुछ पता नहीं चला। तो उसने अपनी पहली मोहब्बत को उस जगह खोया जिसके साथ वो बचपन से रहा। बेबूजियान और लांजान की दोस्ती के बारे में पूरा टाउन मिसाल देता था। वो दोनों बचपन में मिले थे जब वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे, और तब से लेकर आज तक जब उनकी उम्र 16 और 18 हो चुकी थी। कोई पल ऐसा नहीं था जो वो साथ न दिखे हो। अब तो टाउन भी मिसाल देने लगा था। लोग तो चिढ़ाने भी लगे थे कि तुम लोग इतना साथ रहते हो, कहीं कुछ और तो नहीं। लोग जब भी उन्हें देखते टीज करते। कॉलेज में उनकी पेयर फेमस था, मतलब वो दोनों जोड़े में थे। वो फेमस थे। कोई उनसे लड़ाई नहीं करता था, क्योंकि अगर कोई लांजान को कहता तो वेबूजान बुरा मानता, और वेबूजान को कहा जाता तो लांजान बुरा मानता। उन दोनों में से टिफिन कोई एक ही लेकर जाता था। अगर लांजान लेकर जाता था तो वेबूजान नहीं लाता था, और वेबूजान लेकर जाता था तो लांजान नहीं लाता था, क्योंकि जरूरत ही नहीं थी दो टिफिन की। वो दोनों एक दूसरे के कपड़े भी शेयर कर लेते थे। यहाँ तक कि उनके बीच बहुत डीप डीप बातें हो जाती थी, जैसे कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो क्या हम शादी कर लेंगे दूसरी लड़की से, और अगर उन लोगों ने हमें अलग कर दिया तो। ऐसी बातें भी उनके बीच हो जाया करती थी। बहुत यादें थी। 1, 2, 3, 4 दिन की यादें वो बिल्कुल भी नहीं थी। यकीनन 12 से 13 साल उन दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए थे। बेबूजान के कान में अभी भी वो इयररिंग पड़ा हुआ था जो लांजान और बेबूजान ने एक एक कान में पियर्सिंग एक साथ कराई थी, और ब्लैक कलर की जोड़े में इयररिंग्स खरीदी, लेकिन पहनी एक एक थी। ऐसा मतलब कि आधा आधा पहना था उन लोगों ने। तो इतनी सारी यादें, इतनी चीजें, उसके दिल के वो अरमान जो कभी उसके दिल से बाहर नहीं निकले थे, वो चीजें जो कभी वो कह नहीं पाया था, वो उसी खिड़कियों में कैद हो चुकी थी। अब वो दरवाजा बंद हो चुका था। अब वो दिल के अल्फाज वो किससे कहेगा? वो किससे कहेगा कि उसे बेपनाह मोहब्बत करता है? वो किससे कहेगा कि वो उसे शादी करना चाहता है? वो अब ये सारी बातें किससे कहेगा? क्योंकि प्यार तो वो वेबूजान से करता था, और वेबूजान अब इस दुनिया में नहीं है। मजाक नहीं था वो सब कुछ सच था। उसे फिर से एक फ्लैशबैक याद आया जब वो एक दूसरे से अलग हो रहे थे। बाय लांजान, कल हम यहीं मिलते हैं। मजा आया ना बेरे को खाकर? वो पहाड़ी पर पहुंचे थे। उन्होंने जंगली बेर खाई थी, और ये बेबूजान की जिद की वजह से हुआ था। उसने ही लांजान को जबरदस्ती कहा था, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। लांजान भी चला गया। ठीक है, जब वो अपोजिट रास्ते पर जाने लगे, बेबूजान अपनी साइकिल पर बैठ चुका था, और लांजान उसे आखिरी बार मुड़कर देखना चाहता था। और जब लांजान मुड़कर उसे देखता है, देन वीबूजियान ने भी साइकिल चलाते हुए मुड़कर उसे देखा। तो लांजान ने एक स्माइल पास की, और वीबूजियान ने बस एक बहुत पॉजिटिव स्माइल दी।
उसे नहीं पता था कि वो उसे आखिरी बार बाय बोल रहा है। वो मुस्कान वो आखिरी बार देख रहा है। वो अपने इंसान को आखिरी बार देख रहा है, अपने पर्सन को आखिरी बार देख रहा है। उसे नहीं पता था। काश उसे पता होता तो वो रोक लेता, उसकी जगह खुद चला जाता, खुद मर जाता, लेकिन ये बर्दाश्त करना उसके लिए बर्दाश्त से बाहर था। शायद वो पहले से समझ पाता। इसलिए कुछ चीज़ें पहले से इंसान को अगर पता हो तो शायद चीज़ें सुधारी जा सकती हैं। बहुत ही लाइफ अनएक्सपेक्टेड होती है, कब क्या हो जाए किसी को कुछ भरोसा नहीं। इसलिए जो है, जैसा है, जितना है, उसी को प्यार करो और उसी में खुश रहो, ये सोच कर कि गॉड ने जितना दिया इनफ है। अब अब क्या? महबूजान की ज़िंदगी बस 16 साल की थी, लेकिन उसकी तो 16 साल की नहीं है ना, वो तो अभी ज़िंदा है ना, तो फिर वो अब इस दुनिया में क्या करेगा? जब मोहब्बत हद से ज़्यादा हो जाती है, तो दुनिया में उस इंसान के अलावा किसी को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लांजान की फैमिली और महबूजान की फैमिली दोनों ही मिडिल क्लास फैमिली से थे। दोनों ही बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे, बस पुअर भी नहीं थे। ऐसा था कि सब कुछ ठीक-ठाक था। खुशियाँ थी, सब कुछ था। लेकिन धीरे-धीरे लांजान की ज़िंदगी में जब उसे एहसास हुआ कि उसे महबूजान से प्यार है, सब कुछ बदलने लगा। वो खुश रहने लगा, ज़्यादा खुश रहने लगा। वो सपने देखने लगा कि वो प्रोफ़ेसर बनेगा, लांजान के साथ सिटी महबूजान के साथ सिटी जाएगा। वो सब कुछ सोचने लगा था। उसने फ्यूचर के बारे में भी बहुत कुछ सोचा था और हर एक फ्यूचर में, हर एक लम्हे में, हर एक सवाल और जवाब में उसने महबूजान को अपने साथ इमेजिन किया था। सोचो तुमने बचपन से एक सपना देखा हो कि तुम किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, इतना ज़्यादा कि वो इंसान तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा खूबसूरत और हसीन नज़ारा है। धीरे-धीरे तुम्हें एहसास होता है कि तुम उसे लाइक करते हो और फिर धीरे-धीरे तुम्हें इस बात का एहसास होता है कि तुम उसे प्यार करते हो, जो लाइक करने से एक स्टेप आगे है। फिर तुम उसके साथ अपने फ्यूचर को सोचते हो, इमेजिन करते हो। फिर तुम इस स्टेज पे जब पहुँचते हो जब तुम उसके बिना कुछ इमेजिन ही नहीं कर पाते हो। फिर तुम वहाँ पहुँचते हो जहाँ हर कुछ तुम उसके साथ ही देखते हो। फ्यूचर की चीज़ें, सारी चीज़ें और फिर सडनली तुम्हें ये दिखाई दे कि उस फ्यूचर में बस तुम हो। तुम्हारे साथ चलने वाला इंसान इरेज़ हो चुका है। वो कहीं गायब हो चुका है, कहीं अंधेरों में जो कभी तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। सडनली तुम्हारा फ्यूचर तुम्हें बस तन्हाइयों से भरा लगने लगे, तो इस दुनिया में क्या अच्छा लगेगा? वो सपने जो प्रोफ़ेसर बनने की बातें सोच रहा था, वो उसे अच्छा लगेगा या सिटी जाने की बातें उसे अच्छी लगेंगी या इस टाउन में एक बड़ा-सा घर बनवाने की बातें उसे अच्छी लगेंगी? शायद नहीं। इतनी तेज बारिश थी। लांजान को बैठे हुए वहाँ पर 30 मिनट हो चुके थे। किसी के मुँह से कोई आवाज़ नहीं निकल पाई। सबको मालूम था कि लांजान वीबूज़ियान के कितना करीब था और वीबूज़ियान की तरफ से भी वैसा ही था। वो दोनों एक-दूसरे के लिए रो पड़ते थे अगर कुछ भी होता था। एक बार लांजान की तबीयत बहुत खराब थी। डॉक्टर ने लांजान को ख्याल रखने के लिए कहा। वीबूज़ियान उससे मिलने हॉस्पिटल गया और वो उसके लिए सूप लेकर गया था। लांजान ने पीने से मना किया तो वीबूज़ियान फुट-फुट के रोने लगा कि तुम अपने लिए इतनी लापरवाही करते हो इसलिए तुम्हारी इतनी ज़्यादा तबीयत खराब होती है। लोगों को यहाँ पर अच्छी तरीके से मालूम है वो दोनों एक-दूसरे के कितने क्लोज़ थे। मम्मा के बाद अगर वो शायद किसी को एक-दूसरे को मानते थे तो वो एक-दूसरे को। इसलिए लांजान के आने के बाद कोई भी एक अल्फ़ाज़ वहाँ बोल ना पाया। 30 मिनट हो चुके थे, अब तक तो लांजान के सारे घरवाले वहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। कुछ लोगों को तो ये भी लगता था हो सकता है ये बड़े होकर एक-दूसरे से शादी करें। हालाँकि घरवालों में बनती थी लेकिन अभी शादी की बात ही नहीं हुई थी। उस जगह वो बैठा हुआ सिर्फ़ उस हाथों को देख रहा था। बहुत पतले हाथ थे और बहुत प्यारे हाथ थे। वो अक्सर वीबूज़ियान को देखकर खो जाया करता था। कोई लड़का इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? उसके मन में सवाल आता लेकिन हाँ, जवाब भी उसके पास ही था। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब वो वीबूज़ियान को देखता वो समझता कि हाँ, कोई लड़का भी इतना हसीन हो सकता है। वो बहुत खूबसूरत था, उसकी आँखें काफ़ी बड़ी थी, उसका चेहरा काफ़ी शार्प था, उसके लिप्स काफ़ी पतले थे और उसके हेयर काफ़ी सिल्की थे। तारीफ़ में इतनी चीज़ें ही नहीं कही जा सकती थी और शायद उसे उससे मोहब्बत थी, इसलिए वो उसे सबसे हसीन भी लगता था। वो अपने घर का सबसे प्यारा लड़का था, सबसे छोटा लड़का था। कॉलेज में भी वो सबका चहेता था। लोग उसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो बहुत काइंड था और वो जब भी बोलता बहुत प्यार सा महसूस होता। वो कभी गुस्सा नहीं करता था, वो किसी से फाइट नहीं करता था, उसकी किसी से लड़ाई नहीं होती थी। इमरान जान से ज़्यादा वो काइंड था, वो इंट्रोवर्ट था, वो सबसे नहीं बोल पाता था।
उसके और लांजान की पर्सनैलिटी में बस यही फ़र्क था। लांजान आसानी से दोस्ती कर लेता था बट वी वूज़ियान नहीं कर पाता था। उसकी पर्सनैलिटी ही कुछ अलग थी, लेकिन बहुत प्यारा था। उसके साथ रहते-रहते लांजान में बहुत सारे बदलाव हुए। पहले वो बहुत गुस्सा करता था लेकिन धीरे-धीरे वो शांत हो चुका था। ये शायद वी वूज़ियान का ही असर था। वो अभी भी उस बेजान हाथों को देख रहा था, जिसमें कोई भी लालिमा नहीं बची थी। पूरी तरीके से उसके हाथ सफ़ेद हो चुके थे। लांजान संभालो खुद को। जब लांजान के डैड ने उसके कंधे पर हाथ रखा तब उसे सेंस आया कि वो 40 मिनट से ज़्यादा से सिर्फ चुपचाप बैठा उसके हाथों को देख रहा है। डैड, उसने पलटकर अपने डैड को देखा। खुद को संभालो लांजान। डैड उसे यहाँ पर क्यों लिटाया है? उसने अजीब सा सवाल पूछा। उसके डैड ने उसके चेहरे की तरफ देखा। यहाँ कितनी बारिश हो रही है, क्या उसे सर्दी नहीं लगेगी? उसके डैड उसके कंधे को और कस के दबाते हैं कि उसे सेंस आ जाए, लेकिन उसे सेंस नहीं आया। वो यहाँ पर भीग रहा है। सब लोग यहाँ खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। उसे ठंडी लग सकती है। बहुत तेज बारिश हो रही है। उसे वैसे भी बारिश पसंद नहीं थी। वो ये बोलकर अचानक से उठा, आप लोग इसे अंदर लेकर चलें, वो सबसे कहता है। उसने वेबूजियान का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। जब उसने वेबूजियान को खींचा इस चक्कर से कि वो उठ जाएगा, खड़ा हो जाएगा और उसके साथ अंदर जाएगा, वेबूजियान की बॉडी थोड़ी सी खिंच गई, लेकिन उसका हाथ बहुत बेजान था। लांजान, आर यू क्रेजी? तुम पागल हो गए हो? तुम उसकी लाश मत बोलिए। वो अपने डैड को बीच में ही रोक देता है। लाश मत बोलिए उसे, वो लाश नहीं है। उसने अपने डैड के ऊपर आवाज भारी कर दी उस वक्त। लांजान, संभालो खुद को। उसकी ग्रांड माँ ने उसे पुकारा, यानी वेबूजान की ग्रांड माँ ने। लांजान ने ग्रांड माँ की तरफ देखा। आप तो मेरा यकीन करती हैं ना? उसे लाश कहने की जरूरत नहीं है। हम उसे लाश नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो हमारे बीच नहीं है। हम उसे अंदर नहीं ले जा सकते। यहाँ पर वो भीग रहा है कि आपको दिख नहीं रहा कि उसके हाथों में कोई लालिमा नहीं बची। वो इसलिए है क्योंकि उसकी बॉडी में कोई जान नहीं है। ऐसा मत बोलिए। मैं नहीं मानता कि वो हमारे बीच नहीं है। मैं नहीं मानूंगा। तुम्हारे मानने न मानने से कुछ नहीं होता है लांजान। उसकी शांति को भंग मत करो। मैं किसी की शांति भंग नहीं कर रहा। उसे मेरा बोलना पसंद आता था। वो अपनी माँ पर भी चिल्ला पड़ा। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं उसके सामने बात नहीं करूं? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बोलूं और उसे पसंद ना आए, उसकी शांति खराब होगी मेरे बोलने से। आप लोग नहीं समझते हैं मुझे कोई भी नहीं समझता है। मुझे उसके अलावा कोई नहीं समझता। वो खड़े होकर उसके अस्त व्यस्त बॉडी को देखता है, जो खींचने की वजह से इधर से उधर हो गई थी। लेकिन अभी उसके बड़े भाई उसे सही से कर रहे थे, मतलब उसकी बॉडी को सही कर रहे थे। ये मैंने दिया था। उसने धागा उसे पहनाया हुआ था। विभूजान की हंसने की आवाज उसके कानों में जा रही थी। वो अचानक से पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया। उसे हंसने की आवाजें, उसके चिल्लाने की आवाजें, उसके साथ हंसी ठिठोली करने की आवाजें, इतनी सारी चीजें उसकी बैकग्राउंड में चल रही थी। इस तरीके से कोई एकदम से अंदर की तरफ भागा। जब वो अंदर की तरफ भागा तो लोग उसके पीछे भागे, क्योंकि उसे सेंस नहीं था कि वो अभी क्या कर रहा है। लांजान को बस वीवूजियान का वो हंसता चेहरा ही याद आ रहा था। वो कैसे उसे बेजान चेहरे में एक्सेप्ट कर लेता। वो बिल्कुल भी नहीं मानेगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। वो सीधा किचन की तरफ भागा। सब डर गए कि क्या होने वाला है। यकीनन उससे सबसे पहले वही किया जो सबको अंदाजा था। शायद वो खुद को कुछ करने जा रहा था। अभी वो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि वो यहाँ पर अपने साथ क्या कर रहा था। उसने चाकू भी उठा लिया था और अपने हाथ के नस पे रखा और सीधा उसे कट कर दिया। ब्लड नीचे जाके गिरने लगा। सब कुछ बुरा है मेरे लिए। तुम्हारे बिना सब कुछ बुरा है। सब कुछ बुरा है। और वो घुटने के बल नीचे जा गिरा। अंदर से चिल्लाने की आवाजें आई, लांजान संभालो खुद को। घर वालों ने जब खून ही खून नीचे देखा, एक तरफ बाहर लाश पड़ी थी, दूसरी तरफ दूसरा बच्चा तैयार था मरने के लिए। अब यहाँ पर और ज्यादा चीजें बिगड़ गई। एकदम से सारी चीजें अस्त व्यस्त हो गई। सब चिल्लाने लगे, फिर एम्बुलेंस को बुलाओ, एम्बुलेंस को बुलाओ, ऐसी आवाजें आने लगी। मैं उसे छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ। जिस हाथ में उसने अपनी नस काटी थी, उस हाथ से उसने किचन का दरवाजा पकड़ा हुआ था। जब वो प्रेस कर रहा था, मतलब सब उसे खींच रहे थे, वो दरवाजा नहीं छोड़ रहा था, तो उसके नस से खून और ज्यादा तेज बहाव से नीचे गिर रहा था। लांजान जाना नहीं चाहता था, ना हॉस्पिटल ना उसे छोड़कर। तो उसे पता है कि अभी घर वाले ही करेंगे, इसलिए वो चिल्ला रहा था कि उसे नहीं जाना। हालांकि उसके सामने उसे चक्कर से महसूस हो रहे थे, क्योंकि ब्लड बहुत ज्यादा नीचे जा गिरा था। बट यहाँ पर उसे
यही लग रहा था कि सब उसे उससे दूर कर देंगे। मैं उसके साथ जाना चाहता हूँ। मैं कहीं भी अकेले नहीं जाना चाहता। वो चिल्लाता रहा, मुझे उससे प्यार है। वो जब ये जोर से चिल्लाया और गुस्से में चिल्लाया, घर वालों ने अचानक से उसे छोड़ दिया, क्योंकि अब यहाँ पर सबको ये यकीन हो गया था कि जो शख्स सब कर रहे थे वो सच था। लांचन को उससे प्यार था। मुझे उससे बहुत प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा कि मैं उसके बिना जीना नहीं चाहता। उसके बिना जी भी नहीं सकता। मैं मर जाऊंगा। मुझे उससे प्यार है। ये बोलकर वो बेहोश हो गया, लेकिन उसकी आवाज़ को, उसकी बातों को हर किसी ने सुना। हर किसी ने सुना। एक तरफ लांजान को हॉस्पिटल ले जाया गया, दूसरी तरफ बेबूजियान की अंतिम यात्रा की तैयारी की जाने लगी। धार्मिक लोगों को बुलाया गया, एल्डर्स को बुलाया गया, परिवार वालों को बुलाया गया। टाउन के ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर मौजूद थे। टाउन छोटा था, कौन बेबूजियान को नहीं जानता था। कितना प्यारा लड़का था, शायद ही उसने किसी का दिल दुखाया हो। ऐसे में न सिर्फ उसके घर वाले दुखी थे, पूरे टाउन का हाल यही था। हर कोई शौक था कि अभी एक यंग लड़का उनके बीच नहीं रहा। उसकी मौत बहुत अनएक्सपेक्टेड थी। यकीन करने वाला तो था ही नहीं कि बेबूजियान अब इस दुनिया में नहीं है। 4 घंटे की धार्मिक तैयारियों के बाद अंत में उसे एक कपड़े में लपेट दिया गया था, जो इस दुनिया में आखिरी बार उसे पहनाया जा रहा था, और फिर कब्रिस्तान की तरफ उसे ले जाने लगे थे। सब कुछ बुरा था। वहां पर लांछन नहीं था, और सीन शिफ्ट होकर रात के 10 बजे के आसपास पहुंचता है। मानते हैं लोग कि मिट्टी को जितनी जल्दी मिट्टी के हवाले कर दिया जाए उतना ही बेहतर है, इसलिए उसकी इलाज को रोका नहीं गया, इस इंतजार में कि लांछन आएगा तब सब कुछ आखिरी बार उसे देख लेगा। अब किसी को लांछन का इंतजार यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो चुका था। अभी भी बारिश बहुत तेज थी, अभी भी तूफानी रात था, अभी भी मंजर उतना ही शोक से भरा हुआ था, दिल उतने ही दुखी थे। लेकिन अब वहां पर रुकने जैसा कुछ नहीं था। उस लड़के को पूरे विधि विधान के साथ मिट्टी के हवाले कर दिया गया, और उसके लिए होप की गई कि उसे हेवन मिले। और फिर बहुत सारे फ्लावर्स के साथ उसकी कब्र को सजाया गया, और 11 बजे तक सब लोग वापस आ गए। सब कुछ अभी भी उसके बिना सब कुछ सुना सुना था। खैर, क्या ये सफेद पहनना जरूरी है? हाँ, क्यों नहीं, हमारी शादी है तो सफेद तो पहनना ही पड़ेगा। लाल क्यों नहीं पहन सकते? वो लड़का उसे चिढ़ाते हुए कहता है, तुम्हें लाल पहनना है तो मैं लाल बनवा दूंगा। तुम क्यों बनवाओगे? मैं खुद बनवा सकता हूँ। माना कि प्रोफेसर बन गए, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारा पैसा खर्चा करूंगा। इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम मुझसे बड़े बिजनेसमैन हो, तुम मुझसे ज्यादा कमाते हो। इससे ये थोड़ी ना बदलता है कौन कितना कमाता है, ये तो मैटर ही नहीं करता। छोड़ो लांजान, कहने की बातें। अगर इतना ही तुम मेरी फिक्र करते तो तुम मेरे लिए लाल जोड़ा पहले से बनवाते। क्या तुम्हें नहीं पता चाइनीज कल्चर में ऐसा होता है? हाँ, क्यों नहीं, मुझे पता है। बट तुमने बचपन में कहा था तुम्हें सफेद फ्लावर पसंद है, तो मैंने सफेद बनवा दिया। सफेद फ्लावर पसंद थे, सफेद शादी का जोड़ा नहीं लांजान। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए एक और ऑप्शन है। उसने अलमारी का दूसरा भाग खोलते हुए भी वोजियान को दिखाया। विंग ने तीखी स्माइल दी। तुम्हें कैसे पता है मेरी पसंद नापसंद? कैसे पता नहीं होगा? ये सवाल मेरे दिल में है कि कैसे नहीं पता होगा। यू आर द ओनली वन जिसे मैं प्यार करता हूँ, जिससे मोहब्बत होती है उसके लिए सब कुछ। ये तो बहुत छोटी सी चीजें हैं। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तो बताओ मेरे दिल में क्या है? तुम्हारे दिल में? तुम्हारे दिल में मैं कभी झांक नहीं सका, और न तुमने कभी मुझे बताया। मुझे तो बस इंतजार था कि तुम्हारे दिल में क्या है। तो कम ऑन लान जाना, बता भी दो, कभी तो फील हुआ होगा ना। विंग, मैंने बहुत महसूस करने की कोशिश की कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है। मैं कभी पढ़ ना पाया। तुम हमेशा मेरे साथ अच्छे थे, नाइस थे, लेकिन हम बेस्ट फ्रेंड थे। मैं कैसे समझ पाता कि क्या प्यार था, क्या दोस्ती थी। लानजान, आज हमारी शादी है, तुम्हें कुछ आइडिया लगाना चाहिए। चलो बताओ, मुझे तुमसे प्यार था कि नहीं? तुम्हें कभी लगा कि नहीं कि मुझे तुमसे प्यार है? मैं कभी समझ नहीं पाया विंग। हम बहुत अच्छे दोस्त थे। मैं सच बोलूँ तो लानजान, बस करो। अगर ऐसा बोलोगे तो मैं तुमसे रूठ जाऊंगा। तुम इतना नहीं समझ पाए कि मेरे दिल में क्या है। विंग, मैंने कहा ना, तुम मेरे साथ शुरू से बहुत अच्छे थे। मेरा ख्याल रखते थे, मेरे लिए सब कुछ करते थे। मैं कैसे समझ पाता कि हम अच्छे दोस्त हैं, तुम मुझे प्यार करते हो। लानजान, तुम अब मुझे दुखी कर रहे हो। अब ये भी मत बोलो कि तुम्हें पता ही नहीं चला कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या था। ये बोलकर भी बूजियान का पूरा चेहरा बदल गया। वो उदास हुआ। तुम दुखी मत हो भी बूजियान,
जब लांजान से बात कहता है तो लांजान उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि उसे दुखी नहीं होना चाहिए। तुम्हारा उदास चेहरा मुझे अच्छा नहीं लगता, ये बहुत बुरा लगता है। कम ऑन, अब हंस भी दो। बस करो लांजान, तब तक तुम ये बता नहीं देते मैं कैसे हंस सकता हूँ। तुम्हें पता है कितना बुरा साउंड करता है। मतलब मैंने इतना कुछ किया, तुम्हें पता ही नहीं चला। अजीब बात थी ना। ये बोलकर वी वूजियान उस लाल शादी के जोड़े के कपड़े को पकड़ के खिड़की की तरफ पहुंचता है। मेरा मन कर रहा है मैं कूद जाऊं। उसने जब ये कहा तो लांजान ने उसकी तरफ देखा। बस करो, ये कूदने कादने की बातें मेरे सामने मत क्या करो। मुझे धक्का दे दो लेकिन खुद ऐसे मत बोलो। ठीक है तो वादा करो 4 बच्चे तो दोगे ही कम से कम मुझे। तुम 8 ले लेना, तुम्हारे लिए सब कुछ। वादा करो जितने प्रॉमिस हमने एक दूसरे से किए हैं तुम सब कुछ पूरा करोगे। मैं सब पूरा करूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो लांजा। खिड़की के पास खड़ा होकर वो लड़का पूछने लगा। बहुत ज्यादा वेइंग, मैं बता नहीं सकता कि मुझे तुमसे कितना प्यार है। झूठ मत बोलो, अगर मर गया तो क्या किसी और को चाह लोगे। कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। प्यार बस एक बार होता है वेइंग, कहने की बातें हैं। दूसरी बार प्यार तो एक पहले प्यार को भुलाने के लिए इंसान करता है। मोहब्बत बस एक बार होती है। मूव ऑन जैसा कुछ नहीं होता, प्यार एक ही बार होता है। इंसान दूसरी बार बस जीना सीखता है, लेकिन वो प्यार नहीं जो पहली बार होता है। इसका मतलब मैं मर गया तो तुम कभी किसी को चूज करने वाले नहीं हो। कैसे चूज कर सकता हूँ मैं, और तुम कहीं नहीं जाने वाले हो। सच में मर जाऊंगा लांजान। विंग बस करो, मजाक बंद करो। मुझे तुम्हारे मजाक पसंद नहीं आ रहा। मैं मजाक नहीं कर रहा। ये बोलकर वीबूजा ने ऑलमोस्ट खिड़की से बाहर की तरफ छलांग लगाई। मैं सच बोल रहा था। एक आखिरी आवाज उसके कान में पहुंची, विंग, और वो इतनी तेज चिल्लाकर उसका नाम उठ पड़ा। उसे होश आ गया। वो हॉस्पिटल में था। वो एक भयानक और खूबसूरत सपना एक साथ देख रहा था। वो सपना खूबसूरत था क्योंकि उसने वी वूजान को और खुद को शादी करते हुए कन्वर्सेशन को देखा था। वो सपना भयानक इसलिए था क्योंकि उसने वी वूजान को इस दुनिया से जाते हुए देखा। दोनों ही चीज एक साथ हुई। उसने बाहर की तरफ देखा। 7 दिन के घेरा बच रहे होंगे। धूप हॉस्पिटल के अंदर आ रही थी। उसने अपने हाथ को देखा। उसने नस काटी थी। उसे इतना याद आया। उसमें पट्टियां लपेटी गई थी। उसके दूसरे हाथ में कुछ नीडल वगैरह लगा था। उसने एक झटके से नीडल को निकाला और फेंका। मुझे जाने दीजिए, वो नर्स से ही कहने लगा। अंदर जब आवाज पहुंची तो उसके बड़े भाई अंदर आए। वांग जी संभालो खुद को, मुझे वी वो जान के पास जाना है। वांग जी बस करो, उसका अंतिम संस्कार हो चुका है। क्या तुम्हें ये मान लेना चाहिए। पागलों की तरह हरकत करना बंद करो। तुम्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि वी वो जान अब इस दुनिया में नहीं है। तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो जो हम तुम्हें स्पून से फीड कराएंगे। ये नहीं हो सकता, ये हो चुका है और तुम्हें मानना होगा। मैंने उसे भी, ये बोलकर वो रुक चुका था। मैंने उसे भी सपने में देखा। तो उसे कोई समझ नहीं सकता। उसके दिल की वो तड़प, वो चीजें कोई नहीं समझ सकता था। ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं कि वक्त सब कुछ भरता है। वक्त नहीं भरता, बस इंसान जीना सीख जाता है। सीन शिफ्ट होकर 12 बजे के आसपास पहुंचा। उसने हॉस्पिटल से खुद को डिस्चार्ज करा लिया था। वो सीधा उस कब्र पर पहुंचा जहां भी बूजियान के लिए फ्लावर अभी भी पूरी तरीके से मुरझाए नहीं थे। वो कोई फ्लावर लेकर नहीं आया था क्योंकि उसे मालूम है कि वी बूजियान उसके आसपास वो नहीं मानेगा कि वो मर चुका है। इसलिए वो खाली हाथ उसकी कब्र पर पहुंचा। अजीब बात है, वो उसके पास बैठा रहा। मेरे अलावा तुम्हारी कोई परवाह नहीं कर सकता। मुझसे ज्यादा कोई तुम्हें चाह नहीं सकता। इन लोगों ने तुम्हें इस जगह रखा है। मुझे पता है तुम्हें फ्लावर नहीं पसंद है। असल में जिस पेड़ के नीचे वी वूजियान की कब्र थी वो एक फ्लावर का पेड़ था। बहुत बड़ा पेड़ था जिससे फ्लावर बरसते थे, लेकिन वो फ्लावर वी वूजियान को पसंद नहीं था और ये बात किसी को नहीं पता थी। ये बात बस लांजान को पता थी। इसलिए वो जब आता है तो सबसे पहले उस पेड़ को नोटिस करता है। अब वो चीजें तो बदल नहीं सकता, लेकिन वो इतना जानता है कि उससे ज्यादा मोहब्बत वी वूजियान से कोई नहीं कर सकता है। इतना भी ध्यान नहीं दिया इन लोगों ने। मैं यहाँ पर क्यों नहीं था, ये मेरी गलती है। ये मेरी गलती है। इतना कुछ होने के बावजूद मैं समझ गया कि तुमने मुझसे क्या कहा। तुम्हारे बिना जिंदगी जीनी है, यही कहा था तुमने मेरे सपनों में। तुम यही चाहते हो और मेरे पास ऑप्शन क्या है। चलो मान लूं मैं कि किसी और को अपना लिया, फिर क्या होगा। उससे प्यार भी हो जाएगा। तुमने सोचा भी कैसे।
ये कैसे सोचा तुमने? और क्या था तुम्हारा सवाल? यही कि मैं तुम्हारे दिल में कभी झाँक क्यों नहीं पाया? मैं नहीं झाँक पाया। मुझे इस बात का बहुत रिग्रेट है कि मैंने उस दिन पहाड़ी पर ये क्यों सोचा कि मैं कल तुमसे कहूँगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने उसी वक़्त क्यों नहीं कहा? सिर्फ़ इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हें खोने का डर था? सिर्फ़ इसलिए क्योंकि मैं डर रहा था कि मैं कहीं तुम्हें अच्छे दोस्त की तरह खो ना दूँ? हाँ, वेइंग, तुम्हें मेरे साथ ये नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हारे बिना बहुत तन्हा हूँ, बहुत ज़्यादा तन्हा हूँ। मेरे पास हमारी बस 5 तस्वीरें हैं और मेरे पास हमारी यादों के अलावा और कुछ नहीं है। ये ज़िंदगी मुझे बहुत बड़ी लगने लगी है। मुझे अब कुछ मन नहीं कर रहा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। वो उससे बातें करता रहा, बातें करता रहा, बातें करता रहा। कब्रिस्तान को जो ओल्ड मैन संभालते थे, मतलब केयर करते थे, पेड़ पौधों को संभालते थे, उन्होंने वांग जी को दोपहर से फिर शाम 5 बजे तक बैठे हुए देखा। बेटा अब तुम चले जाओ, कब्रिस्तान का मेन गेट बंद होने वाला है। उसके कानों में आवाज तो आई, वो रिस्पॉन्स न कर पाया। मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ। लांजान ने मुड़कर उस ओल्ड मैन की तरफ देखा। लोग क्यों मर जाते हैं? उसने सवाल पूछा। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं था, लेकिन आंखें सूजी हुई थी, मतलब कि वो बहुत ज्यादा एक हद तक रोया था। लोग क्यों मर जाते हैं? यही तो संसार है, यही तो नियम है। क्यों यही नियम है? उसने फिर से सवाल पूछा। क्योंकि भगवान ने नियम बनाए हैं। भगवान ने ऐसे नियम क्यों बनाए हैं? मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता कि उन्होंने नहीं सोचा कि जब लोग मर जाते हैं तो उनके चाहने वाले इस दुनिया में क्या करेंगे? कोई किसी के बिना नहीं मरता, उस ओल्ड मैन ने जवाब दिया। और अगर मरना चाहता हो तो? कोई किसी के बिना नहीं मरता बेटा, कहने की बातें हैं। शायद दुख नया है इसलिए तुम्हें दुख ज्यादा हो रहा है। धीरे धीरे वक्त के साथ तुम जीना सीख जाओगे। लेकिन खुश तो नहीं रह पाऊंगा अगर जीना सीख गया तो। इसका मतलब ये तो नहीं है कि जिंदगी जीनी नहीं है। बहुत सारे सवाल अनसुलझे होते हैं। हमारे बस में बहुत कुछ नहीं होता है। हम बहुत प्यार करते हैं किसी को, लेकिन हम खो देते हैं उसे। हर चीजें हमारे बस में नहीं है। भगवान और संसार, ये सारी चीजें बस एक मिथक की तरह हैं। जितना यकीन कर सको उतना यकीन करो। तो क्या वो मुझे मिल जाएगा अगर मैंने यकीन कर लिया तो? अब इस दुनिया में क्या क्या दूसरा जन्म होगा? क्या दूसरा जन्म भी होता है? ये भी एक मिथक है। तो इसका मतलब हम अनंत काल के लिए बिछड़ चुके हैं। इसका मतलब हम हमेशा हमेशा के लिए अलग हो चुके हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता दूसरा जन्म होता भी है या नहीं। तो मतलब अब इस दुनिया में, इस जन्म में उसे विभूषण नहीं मिल सकता। क्या वो ये सुनना चाहता था? मानो तो बिछड़ चुके हो, ना मानो तो तुम्हारे पास है। अच्छे बनो, अच्छे कर्म करो, तुम्हें अच्छा महसूस होगा। लांजान ने उनकी बातों को सुना। बोट खड़ा हुआ, वो मुड़ा और फिर उस तरफ से मेन गेट की तरफ चला गया। दोबारा उसने उस ओल्ड मैन से कोई सवाल नहीं पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। तुम आ गए लांजान। 6 बजे तक वो अपने घर पहुंच गया था। मैं आ गया माँ, मेरे पास आओ मेरे बच्चे। और जैसे ही वो अपनी माँ के पास पहुंचा, उसके आंसू फिर से जाने निकले। वो किसी के सामने ना रोए, लेकिन माँ के सामने रो पड़ता था। उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी, बहुत काइंड थी। ना सिर्फ उसे बल्कि विभूजान को भी वो बहुत प्यार करती थी। उसके बिना जी नहीं पा रहा हूँ माँ। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं किसी को बता नहीं सकता, मुझे इतना ज्यादा दर्द हो रहा है। पूरा दुनिया जानता है, पूरी दुनिया जानती है। समाज, हर कोई जानता था। उस टाउन के एक एक लोग जानते थे वो दोनों एक दूसरे के कितना क्लोज थे। एक ही पल में एकदम से वो लड़का अकेला हो गया। एक के बिना दूसरा जीना, मतलब दूसरे का जीना, मतलब ये यकीनन थोड़ा सा सबको खटक रहा था। वो यहाँ पर क्या कर सकता था? कुछ नहीं। वो अपनी माँ के पैरों पर अपना सिर रखकर रोने लगा। लेकिन फिर कहने भर का वहां पर कुछ नहीं था। सीन शिफ्ट होकर रात में पहुंचता है। मुझे कुछ बना दीजिए, मैं उसकी माँ को कुछ खिला दूं, वरना वो भूखी होंगी। लैंजन 10 बजे तक उठा। उसे बहुत तेज का बुखार था। हाथ का घाव भी खत्म नहीं हुआ था। स्टिल वो अपनी माँ से कहता कुछ बना दो, ताकि वे भूजान की माँ, जिनका नाम मैडम यो है, वो उन्हें कुछ खिला सके।
उन्होंने कुछ खाया नहीं होगा, तो बंदा इतना भी जानता था, इतना क्लोज है वो भी वूज़ियान के घर को जानता था। तो मुझे 1 घंटा दो, मैं तुम्हारे लिए सबके लिए बना कर देती हूँ। रात के 8 बजे के आसपास लांजान वीबूजान के घर के पास पहुंचा। 18 साल का वो लड़का बस गेट पे खड़ा रहा। हिम्मत नहीं हुई कि एक कदम अंदर बढ़ा ले। आज वो घर पूरी तरीके से उसे डरा रहा था। घर में अभी भी बहुत सारे मेंबर थे, लेकिन बीइंग के बिना वो घर जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में आंसू आए और फिर से नीचे जा गिरे। ये ऐसा समय था सबके लिए कि कोई भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि उनके बीच अब वीबूसियान नहीं था, उस घर का सबसे प्यारा बेटा। वांग जी, तुम यहाँ? तभी दादी ने उसे पुकारा। ये वीबूजियान की दादी थी। मैं सबके लिए खाना लेकर आया हूँ। वो बड़ा सा टिफिन लेकर किचन की तरफ बढ़ता है। माँ ने कुछ खाया नहीं होगा, वो मैडम यू की बातें कर रहा था। मेरी मॉम ने कुछ बना कर दिया है, मुझे उन्हें खिलाना है। वो कहाँ पर है? सबने उनके कमरे की तरफ देखा। वो सुबह से अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली थी। एक माँ के लिए क्या आसान होता है। 9 महीने बच्चे को कोख में रखो, मुश्किल से जन्म दो, जिंदगी को दांव पर लगाकर प्यार करो, अपना दूध पिलाओ, फिर बड़ा करो, फिर एक दिन उसे खो दो। किसी भी माँ के लिए ये आसान बिल्कुल भी नहीं है। हर माँ यही चाहती कि उसका बच्चा उसके साथ हमेशा रहे, और अगर बिछड़े भी तो माँ पहले मरे ना कि बच्चा। लेकिन उनका बच्चा पहले मर चुका था। सुबह से उनके गले से एक पानी की बूंद भी गले के नीचे नहीं गई थी। वो अभी भी वीवूजान के खिलौनों को लेकर बैठी थी, जो बचपन में उन्होंने अपने हाथों से वीवूजान के लिए बनाए थे। आप ठीक हैं? लांचान उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। उन्होंने नजरें उठाकर लांचान की तरफ देखा। मैं आपके लिए खाना लेकर आया था, ये बोलकर वो बेड पे बैठा जहां वो बैठी हुई थी। वांग जी, उन्होंने लांचान के सिर पे अपना हाथ रखा। तुम ठीक हो? उन्होंने भी सेम सवाल पूछा। जैसे ही मैडम यू का हाथ लांचान के सिर पे पहुंचा, वो रोने लगा। क्योंकि वो जानता है कि मैडम यू जानती हैं कि वांग जी के दिल में क्या है, और अब वीबूजियान उसके साथ नहीं था। वो मैडम यू से लिपट कर रोने लगा। वो फूट फूट कर रोने लगा, जैसे वो एक नन्हा बच्चा हो और मैडम यू उसकी माँ हो। उसे किसी चीज की जिद है और जो उसके पास नहीं है। उसके बिना नहीं रह सकता। वो हर एक किसी से ये बात कह चुका था, लेकिन नई बातें वो बस ये कह रहा था। मुझे उसे बहुत प्यार था। ये बात उसने सिर्फ मैडम यू से कही थी। वैसे तो उसने कल चिल्ला चिल्ला कर सबको कह दिया था, बट अभी डायरेक्टली फेस टू फेस उसने मैडम यू से कही। बहुत ज्यादा प्यार। मेरे लिए सब कुछ मुश्किल है माँ, सब कुछ मुश्किल है। उन्होंने आंसुओं के साथ लांजान की पीठ को सहलाया। वो कोई दिलासा देने के मूड में नहीं थी। यहाँ कोई भी दिलासा वांग जी के दिल को भर नहीं सकता था, न उसके आंसू पोंछ सकता था। तो मैडम यू वहाँ वो दर्द समझ सकती थी। शायद वो लड़का इसलिए मैडम यू के सामने इस तरह रोया था। यकीनन वांग जी, तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। तुम दोबारा ऐसी कोई चीजें नहीं करोगे। मुझे तुमसे आज कुछ बात कहनी है। तुम्हें वो जानना बहुत जरूरी है ताकि तुम्हारी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। मैंने इस बारे में कभी तुमसे डायरेक्ट जिक्र नहीं किया, लेकिन अब मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। लांजान ने मैडम यू के चेहरे की तरफ देखा। सोल एक दूसरे को महसूस करती हैं। वो तुम्हें देख रहा होगा, तुम उसके लिए रो रहे हो, वो दुखी हो रहा होगा। और अगर तुम इस तरह खुद को मारने की कोशिश करोगे तो उसे बहुत दुख होगा। अपनी जिंदगी को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जीने की कोशिश करो। खुश ना भी हो, फिर भी खुशी को महसूस करने की कोशिश करो, वरना वीबूजियान की सोल कभी भी खुश नहीं होगी, कभी भी मुस्कुरा नहीं पाएगा तुम्हें देखकर। और वैसे भी वीबूजियान अपनी जिंदगी में एक ही चीज तो चाहता था। वो यही चाहता था कि तुम अपने सारे सपने पूरे करो वांग जी। मेरा कोई भी सपना उसके बिना नहीं था। मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ उसके बिना? तुम्हें जीना सीखना होगा लांजान। मुझसे वादा करो कि तुम दोबारा ऐसी हरकत नहीं करोगे। मैंने ऑलरेडी वीवूजियान को खो दिया है, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। ये बोलकर मैडम यू ने उसके आंसुओं को साफ करने की कोशिश की।
रोना बंद करो मेरे बच्चे, रोना बंद करो। तुम्हारे चेहरे पर ये आंसू अच्छे नहीं लगते। वीबू जान को कितना बुरा लगता था जब भी वो तुम्हें परेशान देखता था। अब रोना बंद करो, बहुत हो गया। और मुझे वीबू जान का नाम लेकर कसम दो कि तुम कभी खुद को मारने की कोशिश नहीं करोगे। मैं कोई भी कसम नहीं दे सकता, वो ऑलमोस्ट रोते हुए बोला, लेकिन उसकी आवाज ज्यादा निकल ना पाई। तुम्हें उसकी शांति के लिए करना होगा, उसके पीस के लिए करना होगा। मैडम यू फूट फूट के जब रोने लगी तब वांग जी वहां कुछ न बोल सका। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं वीबू जान के लिए जीने की कोशिश करूंगा, खुश रहने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ उसने मैडम यू से वादा कर लिया। मैं वादा करता हूँ, मैं जीऊंगा और खुश रहूंगा। हालांकि खुश रहने वाली बात कितनी सस्ती है तो वीबू जान ही समझ सकता था। यकीनन वो खुश रह भी पाएगा या नहीं। खैर, वादा करने के बाद उसने मैडम यू को खिलाया पिलाया ताकि थोड़ा सा वो रिलीफ महसूस करे और अपनी तबीयत को ना खराब करे। उस रात लानजान उस घर में ही रुका। उसने सबसे थोड़ी थोड़ी बात की। हर किसी ने उसे बस यही समझाया कि उसे जीना चाहिए, उसे अपने लिए वो चीजें करनी चाहिए जो उसने कभी वीबू जान के साथ प्लान किया था। सीन शिफ्ट होकर रात के 2 बजे के आसपास पहुंचा। वीवू जान का बड़ा भाई जो लानजान की उम्र का था, जिसका नाम जियान चिंग था, वो लानजान के पास आया। लानजान अभी भी सोफे पर बैठा हुआ था। वो वापस जाने के इरादे से नहीं आया था, शायद वो रात भर यहाँ पर रहना चाहता था। तुम अब ठीक हो? उसने लानजान के चेहरे को देखते हुए सवाल पूछा। हाँ, उसे मालूम था कि लानजान वीवू जान को बहुत ज्यादा पसंद करता है। वो दोनों दोस्त हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा। मैं ठीक हूँ, उसने बहुत सिंपली जवाब दिया। हम यहाँ पर ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे, हमने सिटी जाने का प्लान किया है। और इस घर का क्या होगा? लांजा ने सवाल पूछा। इस घर का हमें नहीं पता, माँ का डिसीजन होगा। अगर बेचना चाहेंगी तो बेच देंगे, किराए पर देना चाहेंगी तो दे देंगी। और तुम लोग क्यों जाना चाहते हो? यहाँ से वीवू जान की यादें जुड़ी हुई हैं, इसीलिए हम यहाँ पर रुक नहीं पा रहे। हर जगह हमें वीवू जान की झलक महसूस होती है। ये बहुत दर्दनाक है उसके बिना यहाँ पर रहना। घर का कोना कोना हमें काटने को दौड़ता है। हम यहाँ सो भी नहीं पा रहे हैं। अगर हम यहाँ इस घर को नहीं छोड़ेंगे तो हम नहीं जी पाएंगे। वीवू जान के बिना घर घर नहीं लग रहा है। लानजान इस जगह यकीन मान सकता था कि जियान चिंग जो कुछ भी कह रहा है वो सही है, कि वीवू जान के बिना वो घर घर नहीं लग रहा था। हम तुमसे मिलने आते रहेंगे वांग जी, तुम चाहो तो तुम भी हमसे मिलने आते रहना। तुम क्या करने वाले हो आगे? पता नहीं, उसने कंधे उचकाए। मैंने आज तक इस बारे में नहीं सोचा कि मैं आगे क्या करूंगा। अभी तक तो नहीं सोचा है, जब से ये सब हुआ है मैं नहीं समझ पा रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। खैर, वो आगे और कुछ बोल ना सका। रात भर वो वीवू जान के घर पे रहा। सीन शिफ्ट होकर अगले दिन पे पहुंचता है। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसके घर वालों ने उससे बताया कि बहुत जल्दी ही वो लोग भी सिटी मतलब कि टाउन छोड़ देंगे। बट वांग जी वहां पर कुछ रिस्पॉन्स ना कर सका। पूरे 1 हफ्ते बाद उसे ये पता चला कि वीवू जान के घर वाले जा रहे हैं। तो वो भागता भागता वीवू जान के घर पे पहुंचा। उसने देखा तो ऑलमोस्ट सारी चीजें पैक थी। वो सबकी तरफ देख रहा था, मानो वो किसी को न जाने देना चाहता हो, लेकिन वो किसी को रोक भी तो नहीं सकता था। और ये भी जायज था कि उस घर में रहना उनके लिए गवारा भी नहीं था। वीन की यादें उन्हें बार बार परेशान कर रही थी। हम हर साल वीवू जान की बरसी पर यहाँ आते रहेंगे। मैडम यू ने उसके चेहरे पर अपना हाथ फिराते हुए कहा, इस घर को हमने बेचा नहीं है, इस घर को हमारी यादों की तरह हम इसे रखेंगे। हम सिटी जा रहे हैं, कहीं किराए की कॉलोनी में रहेंगे और बाकी की जिंदगी अब आगे देखा जाएगा क्या होगा। अपना एड्रेस मुझे सेंड कर दीजिएगा, लानजान ने मॉम को देखते हुए कहा, यानी मैडम यू से कहा। क्या वीवू जान के सारे सामान को? नहीं, उसका कुछ सामान उसके कमरे में बचा है। क्या मैं सारा सामान अपने घर ले जाऊं? लानजान ने रुकते हुए सवाल पूछा।
चाहती तो मना कर देती लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन बात ये भी थी अगर लांजान सामान ले भी जाएगा वीवूज़ियान का तब भी यही बात है कि वो उसे याद करता रहेगा। ना ले गया तब भी याद ही करेगा। ना बोलकर दिल दुखाने का क्या फ़ायदा था? क्यों नहीं वांगजी? चिंग, तुम खड़े-खड़े मुँह क्या देख रहे हो? जाकर गाड़ी लेकर आओ। टाउन से थोड़ी दूरी पर ही उन्हें कार वगैरह मिलती जो सिटी जाने के लिए तैयार होती। तो इसमें 10 मिनट तो लग ही जाएंगे चिंग को। वांगजी के कदम खुद ब खुद वीवूज़ियान के कमरे की तरफ चले गए थे। वैसे वो उनका पुश्तैनी घर था, काफ़ी बड़ा था, हर बच्चों के लिए एक कमरा था, मिडिल क्लास था लेकिन घर बड़ा था। वांगजी का घर तो इतना बड़ा नहीं था लेकिन वीवूज़ियान का था। वो धीरे-धीरे वीवूज़ियान के कमरे की तरफ बढ़ा। पूरे 1 हफ्ते बीत चुके थे इन सब चीज़ों को। उसका कभी मन नहीं हुआ उसके कमरे में जाए, लेकिन आज वो गया उसके कमरे में। दरवाज़ा खोलते ही एक अचानक से ठंडा झोंका उसके चेहरे से टकराया। यूँ लगा जैसे वीवूज़ियान उसकी तरफ बढ़ रहा और शिकायत कर रहा है। तुम इतनी देर क्यों लगा देते हो? जब भी मैं तुम्हें बुलाता हूँ तुम हमेशा देर से आते हो और फिर देखना एक दिन बहुत देर हो जाएगी। आगे बढ़ते हुए लांजान की नज़र राइट साइड पे गई। टेबल पर वो लड़का हमेशा अपने और लांजान के एक फ्रेम को रखा करता था। वो तस्वीर उन्होंने तब खिंचवाई थी जब लांजान 12 साल का था और वीवूज़ियान 10 साल का और उन्होंने टाउन का मेला अटेंड किया था तो मम्मा ने उनकी तस्वीरें खिंचवा दी थी। उसकी 2 कॉपी निकाली गई थी। एक लांजान के पास थी जो फ्रेम में लगाकर उसने अपने स्टडी टेबल पे रखी हुई थी। दूसरा वीवूज़ियान जिसने बेड के पास उस लैंप के बगल में रख दी थी ताकि सोते हुए डेली देख सके। तो लांजान की नज़र सबसे पहले उस टेबल पे गई। खैर वहाँ पर तस्वीर नहीं थी। यकीनन मैडम यूँ ने उसे अपने साथ ले लिया होगा। उसने उस लैंप को देखा, फिर बेड की तरफ देखा। इसके बाद उसने महसूस किया कि उस कमरे से क्या-क्या मैडम यूँ लेकर जा रही हैं। शायद वीवूज़ियान की सारी किताबें या उसके खिलौने जो मैडम यूँ ने बचपन में उसके लिए बनाए थे। उसने अलमारी को खोला। उसमें से काफ़ी कपड़े मैडम यूँ ने रखे हुए थे। शायद वो संजो कर रखना चाहती थी। दीवारों पर वीवूज़ियान की पसंद-नापसंद की तस्वीरें लगी हुई थी। वो सारी चीज़ें मैडम यूँ ने निकाल ली थी। तो यहाँ पर बस वीवूज़ियान की यादें थी, कुछ ख़ास चीज़ें बची नहीं थी। तो फिर क्या था? एक बार फिर से नम आँखों से उसने वीवूज़ियान की फैमिली को अलविदा कहा। साथ में ये भी कहा कि जब वो प्रोफ़ेसर बन जाएगा, उसके पास इनफ पैसे होंगे तब वो ये घर खरीद लेगा क्योंकि इसमें वीवूज़ियान की यादें और वो नहीं चाहता कि ये घर किसी और को बेचा जाए। सो दैट वांगजी ने वहाँ एक और वादा किया। खैर उसे अभी भी नहीं पता कि उस टाउन में रुकना चाहता है या जाना चाहता है। बट ठीक था। तो वीवूज़ियान तो जा चुका था। अब उसकी फैमिली भी उस टाउन से चली गई थी और शायद वक़्त के हिसाब से उनका ये फ़ैसला उनके लिए सही था। 1 दिन गुज़रा, 2 दिन गुज़रा, लांजान हर दिन उस घर तक जाता रहा। मैडम यू ने एक चाबी उसे दे दी थी। वो घर को खोलने की हिम्मत कभी न करता। उसे बहुत डर लगता। वो दूर से ही वीवूज़ियान के घर को देखकर वापस आ जाता, रोज़ जाता और वापस आ जाता। दिन तेज़ी से गुज़रने लगे। 18 साल का लांजान पूरे 22 साल का हो चुका था। इन 22 सालों में उसने 5 बार या 4 बार वीवूज़ियान की बरसी में वीवूज़ियान के घरवालों से मुलाकात की। जब वो सिटी से गाँव आते थे, मतलब टाउन आते थे, तब लांजान से मुलाकात होती थी। हालाँकि बरसी के विधि-विधान में लांजान कभी शामिल नहीं होता था। उसे आज भी लगता है कि वीवूज़ियान उसके आस-पास है, सो दैट वो ये नहीं मानता कि वीवूज़ियान अब इस दुनिया में नहीं है और इसलिए वो कभी भी बरसी के विधि-विधान को ना करता। वैसे तो कहते थे घरवाले कि कर लो, बट वो कहता था कि कोई फ़ायदा नहीं है, उसका दिल पूरा नहीं है इसलिए वो ऐसा नहीं कर रहा। लांजान का ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर था। जैसा कि उसने कहा था कि वो प्रोफ़ेसर बनना चाहता है। तो उसकी पढ़ाई कर रहा था, मतलब ग्रेजुएशन के बाद वो इस लाइन में जाएगा, तो एटलीस्ट 1-2 साल में वो आगे बढ़ेगा। फिलहाल उसी टाउन में लांजान ने एक छोटी-सी नौकरी कर ली थी, मतलब कि पार्ट टाइम नौकरी कर ली थी, लेकिन वो अब सिटी जाना चाहता है, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद उसे सिटी में ही रहना है। वहीं काम करना और वहीं पढ़ना है, सारी चीज़ें उसे सिटी से ही करनी है। हालाँकि उसकी फैमिली ने कहा तो था टाउन छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने टाउन नहीं छोड़ा, क्योंकि उनकी ग्रैंड माँ का पेंशन वगैरह सब उसी से जुड़ा हुआ था, सो दैट उन्होंने छोड़ा नहीं। हाँ, लेकिन मे बी लांजान अगर शिफ्ट हो जाए, तो वो लोग भी शिफ्ट हो जाएँगे। ये चौथी वर्षी थी, यानी कि लांजान अब 22 साल का हो चुका था।
तभी वो जान की चौथी वर्षी थी। घर वाले सब आए हुए थे। लांजान ने सारे काम में उनको हेल्प की। एज यूजुअल वो लड़का आज भी बहुत फेवरेट था बीबूजान के घर का। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त हर चीजों को भर देता है। बीबूजान के घर वाले स्लोली स्लोली ट्रैक पे आ चुके थे। हालांकि उस लड़के की यादें किसी के दिल से निकली ना थी। वो यंग हो चुका था, वो टीनेजर एज में जा चुका था। शायद इसलिए उसे भुलाना इतना आसान भी नहीं था। मम्मा की आंखें नम हो चुकी थी उसकी कब्र पर खड़े होकर। तुम बहुत अकेले होगे मेरे बच्चे। लांजान पीछे खड़ा था। उसने मुट्ठियां भींच ली। उसे आज भी बस एक ही मंजर याद आया था, जब पहाड़ी पर वो उसे आखिरी बार मिला था। बीबूजान का हंसता हुआ चेहरा कुछ उससे कह रहा था। लांजान को लगा वो हमेशा हंसता है उसे देखकर। शायद वो इसलिए हंस रहा है। उसे क्या पता कि वो उसे चिढ़ा रहा है क्योंकि वो उसे दूर जा रहा है। मैडम यूं बातें कर ही रही थी कि लांजान घुटने के बल उसके कब्र के पास बैठ गया। फ्लावर को अच्छे से रखने लगा और कुछ फ्लावर हटाकर फेंकने लगा। तुम फूलों को फेंक क्यों रहे हो वांग जी? पीछे से वी बूजियान की दीदी, जो वांग जी से भी 2 साल बड़ी थी, सो दैट उनकी उम्र अब 24 हो चुकी है। मुझसे ज्यादा कोई तुमसे प्यार नहीं कर सकता। याली ने सवाल पूछा, लेकिन लांजा ने जवाब नहीं दिया। वो मन ही मन कुछ बातें कहता है। मेरे अलावा दुनिया में कोई नहीं जान सकता कि तुम्हें असल में क्या चाहिए था क्या नहीं। वो वही फ्लावर को हटा रहा था जो उस पेड़ का फ्लावर था, जिसे बीबूजियान ना पसंद करता था। उसे कभी भी वो फ्लावर पसंद नहीं आता था, इसलिए लांजान उसे जब भी आता उस फ्लावर को हटा देता। जितने भी फ्लावर देखता हटा देता। वांग जी, मैं तुमसे सवाल कर रही हूँ। याली के सवाल पूछने पर वांग जी चुप ही रहा। मैडम यू ने याली को आंख दिखाई कि चुप रहने दो। शायद वांग जी का बीबूजान से राब्ता यानी कि बातचीत करने का यही तरीका है। वो घुटने के बल बैठा हुआ बस कब्र से कुछ देख रहा था, कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। क्या आप लोग आज चले जाएंगे? वो लोग वापस आते हुए आपस में बात कर रहे थे। हम यहाँ रुककर क्या करेंगे वांग जी? आप चाहें तो डिनर हमारे यहाँ कर सकती हैं। वांग जी ने मैडम यू को इनवाइट किया। मेरे बच्चे, तुम मेरा बहुत ख्याल रखते हो। मैं तुम्हें बहुत ज्यादा याद करती हूँ। मैडम यू ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। खैर वो सब छोड़ो, अब ये बताओ कि शादी वगैरह कब कर रहे हो? वांग जी ने गहरी सांस ली। हालांकि मैडम यू और वी बुजैन की सारी फैमिली जानती थी ही वॉज इन लव। वो प्यार में था। वो प्यार में है या नहीं, इस बात का अंदाजा उन्हें नहीं है। वो बस चाहते हैं वांग जी उसी जगह अटका ना रहे। उनके बेटे की वजह से वो नहीं चाहते थे कि दूसरे बेटे की भी जिंदगी रुकी रहे। सो दैट यहाँ पर जरूरी था कि वांग जी अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, किसी को चुने या किसके साथ रहे। कर लूंगा, सही वक्त आ जाएगा तो, लांजान ने मैडम यू को देखते हुए कहा। तो मैडम यू को थोड़ी सी तसल्ली हुई। चलो ठीक है, उसने कुछ इरादा तो किया। हकीकतन वो इरादा कितना मजबूत था ये तो वांग जी ही जानता था कि उसे करनी भी थी शादी या नहीं। चलो, तुमने अब खुशी की बात कही है तो मैं आज डिनर करके वापस जाऊंगी। मुझे खुशी हुई जानकर। मैं आपका फेवरेट खाना बनवाऊंगा, वांग जी ने जवाब दिया। सीन सिपट कर वहां पहुंचा जहां लांजान मार्केट गया हुआ था। वो मैडम यू के और उनके घर वालों की पसंद की चीजें, सब्जी और साग, ये सारी चीजें खरीद रहा था। हे लांजान। तभी लांजान को किसी की आवाज सुनाई दी। लांजान ने मुड़कर देखा तो पीछे निये खड़ा था। निये, जिसकी उम्र इस वक्त बस 20 साल है। वो वीबूजान का दोस्त था। मतलब कि वैसे तो लांजान ही उसका दोस्त था, बट निये और वीबूजान में कभी कभार बनते थे। उसके 2 रीजन थे। निये वीबूजान का कजिन भाई था जो उसी वक्त सिटी में शिफ्ट हो गया था। निये की फैमिली थोड़ी रिच थी, सो दैट अभी निये बीच बीच में यहाँ आता रहता है। वैसे तो रिश्तेदारी लगी वीबूजान से उसकी, बट वो दोनों एक उम्र के थे तो कभी कभार आपस में दोस्ती जैसा भी बिहेव करते थे। निये काफी क्लोज रहा था वीबूजान के। निये, तुम? लांजान ने उसे देखते हुए पहचान लिया। मुझे लगा तुम मुझे भूल गए होगे। मैं कैसे भूल सकता हूँ? कई साल बीत गए। बहुत ज्यादा नहीं बीते। मुझे तो लगा कई साल बीत गए। तुम बताओ, आजकल तुम क्या कर रहे हो? मेरा ग्रेजुएशन पूरा होने वाला है। मैं जल्दी सिटी जाने वाला हूँ। ओह अच्छा, अकेले जाओगे? नहीं, अकेले नहीं, मेरा क्लासमेट है याओ। उसे भी सिटी से आगे की पढ़ाई करनी है। मैं भी, हम दोनों साथ जाएं। ओह अच्छा, मैंने सुना है बीबूजान की फैमिली अभी यहीं आई हुई है। हाँ, वो लोग आए हुए हैं और आज 10 बजे के बाद से यहाँ से निकल भी जाएंगे। उनका घर उनका घर क्या हुआ? एक्चुअली मेरे फादर वो घर खरीदने के लिए कह रहे थे।
कि वो घर बेच चुके हैं। वांग जी जो कि भी फीस खरीद रहा था, वो भी पैसे दे रहा था फीस लेने के बाद। वैसे शाम हो चुकी थी, उसे जल्दी थी वापस जाने की। इस सवाल पर उसने गहरी सांस ली। वो घर मैंने खरीद लिया है। हालांकि उसने अभी खरीदा नहीं था, लेकिन वो नहीं चाहता कि निये के घर वाले वो घर ले ले। वो वी वूजियान का घर था और वहां से वी वूजियान की बचपन की यादें जुड़ी हुई थी। तुमने तुमने ले लिया, लेकिन तुमने पेमेंट कैसे की? तुम्हारे पास भी अभी उतने पैसे तो नहीं है। निये को पता था वांग जी के घर वाले मिडिल क्लास फैमिली से हैं, इतनी जल्दी उतना लेना आसान तो नहीं था वांग जी के लिए। हालांकि उसके पास पैसे भी नहीं थे, बात भी सच थी। मैंने किस्त पर लिया है। यहाँ पर उसने झूठ बोल दिया। चलो ठीक है लांजान, निये का वैसे दिल अच्छा था। ऐसी बात नहीं थी कि उसे गरीब चिढ़ाने के लिए बोल रहा था। ये कॉमन सी बात हुई कि तुमने कैसे लिया, ये सवाल था। खैर, मुलाकात हुई और वांग जी तेजी से घर की तरफ मुड़ा। सीन शिफ्ट होकर 8 बजे के आसपास पहुंचता है। लांजान की मम्मा जल्दी जल्दी खाना बना रही थी। उन्हें भी वोजान की फैमिली से उतना ही लगाव था जितना कि लांजान को है। होते करते 9 बजे तक मैडम यू और घर वाले वहां पहुंच गए थे। लांजान के जो बड़े भाई थे, जिनकी उम्र 25 साल है, उनकी ऑलरेडी एक जॉब लग चुकी थी और वो सिटी में जॉब कर रहे थे। वो कभी कभार यहाँ पर आते हैं। वो अक्सर वांग जी को बुलाया करते थे कि सिटी ही आ जाओ, साथ में कमाएंगे तो हो सकता है जल्दी ग्रो करे। बट वांग जी इस बात पर कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। तभी वो भी यहीं पर मौजूद है। लांजान की एक बहन, जिनको दोनों भाइयों ने पैसे मिक्स करके हॉस्टल भेज दिया है, तभी लांजान की बहन यहाँ पर नहीं थी। बाकी उसकी ग्रैंड माँ, उसके मम्मा और डैडी सब लोग मौजूद थे। उन्होंने डिनर बहुत अच्छी तरीके से किया। खाते हुए मैडम यू ने कहा, वैसे मैंने वांग जी से बात की है शादी की। मेरे बच्चे ने कहा है वो जल्दी ही इस बारे में सोचेगा। लांजान की शादी तो मैं अपने हाथों से करूंगी। हाथों से मतलब की तैयारियां। मेरा बहुत सपना है लांजान की शादी में शामिल होने का। मैडम यू ने जानबूझकर अपनी ख्वाहिश सुनाई ताकि वो लड़का और जल्दी आगे जिंदगी में बढ़े। उन्हें डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका बेटा चला गया लेकिन वांग जी उसकी यादों में गिरफ्त है और अपनी जिंदगी में वो आगे न बढ़े। ऐसा वो तो नहीं चाहती थी, है ना लांजान? थोड़ी देर बाद मैडम यू ने लांजान के चेहरे को देखते हुए कहा। वो खाना खा रहा था। उसके खाने की रफ्तार रुक चुकी थी। उसका चेहरा शांत था। वो पहले से ज्यादा शांत रहता है, पहले से ज्यादा चुप रहता है। सबकी नजरें उसके ऊपर टिक गई, सिर्फ एक जवाब के जानने में कि हाँ वो आगे बढ़ेगा, वो शादी करेगा और वो गर्लफ्रेंड भी बनाएगा। उसके हाथ आगे बढ़ न सके। उसने मैडम यू के चेहरे को देखा, जो अभी भी उम्मीद लगा कर थी। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। उसे वीबूजियान की बातें याद आई। हाँ, जवाब में उसने हाँ कहा ताकि मैडम यू खुश हो जाए। और उसके जवाब ने सबको मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। थोड़ा थोड़ा सब खुश थे, यहाँ तक कि लांजान की अपनी फैमिली भी। कौन नहीं चाहेगा कि उनका बेटा बस एक ही जगह ना रुका रहे, आगे बढ़े और जिंदगी के सारे पहलू को महसूस करे। खैर, डिनर के बाद मैडम यू और वेवूजियान की पूरी फैमिली फिर से सिटी लौट गई थी और बाकी लांजान का रूटीन फिर से उन्हीं सब में आ गया था। फिर उसके एग्जाम हुए और फिर वो और याओ सिटी की तरफ जाने के लिए तैयार हो गए। उसने अपनी मम्मा से वादा किया कि अगर कोई अच्छी लड़की मिलेगी तो जरूर गर्लफ्रेंड बनाएगा और मम्मा से मिलाएगा। घर वालों को इस बात की उम्मीद थी, आज नहीं तो कल लांजान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। खैर, वांग जी, तुम्हें लगता है घर परफेक्ट है हमारे रहने के लिए? वैसे किराए का घर है बट परफेक्ट है। मेरा मतलब 3 ही कमरे हैं, 2 फ्लोर है, एक किचन है, प्यारा सा गार्डन है, काफी अच्छा है मुझे लगता है हम दोनों के रहने के लिए। जैसा कि लांजान ने कहा था, ग्रेजुएशन के बाद वो और याओ सिटी जाएंगे। लांजान आगे की पढ़ाई यूनिवर्सिटी से करेगा एंड याओ को जो करना होगा करेगा, साथ में वो पार्ट टाइम जॉब भी करेगा। वैसे मेरे कमरे से अगर बाहर बारिश होगी तो मुझे साफ साफ नज़ारा दिखाई देगा। ये सिटी काफ़ी खूबसूरत है। उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए बीजिंग को चुना था, इसलिए बीजिंग में बहुत ही चमक धमक थी। लेकिन सिटी से थोड़ा बाहर उन्हें घर मिला था। स्टिल जहाँ पे वो रह रहे थे बहुत ही ऊंची ऊंची बिल्डिंगों वाला घर नहीं था, मतलब सब कुछ नॉर्मल था, अच्छी सोसाइटी थी। क्या तुम्हें कमरा चाहिए? या उन्हें इशारा करते हुए लांजान से पूछा, जो अभी सोफे के पास अपना बैग रखकर बस बैठा ही था और पानी पीने की कोशिश कर रहा था।
नहीं, बिना उस कमरे की तरफ देखे हुए उसने मना किया। यार यहाँ से बारिश का नज़ारा काफ़ी अच्छा दिखता है। आई हेट रेन। क्या? याओ को यकीन नहीं हुआ जब उसने कहा आई हेट रेन। मतलब वो मान नहीं सकता था कि कैसे कोई बारिश से नफरत कर सकता है। लानजान, भला बारिश से नफरत कौन करता है? मैं करता हूँ। ये बोलकर वो उठा। मुझे ये कमरा चलेगा। उसने सामने वाले कमरे की तरफ देखते हुए कहा। बाय द वे, तुम अगर उस कैफे में काम करना चाहो तो मैं बात कर सकता हूँ अपने अंकल से। लानजान को पार्ट टाइम जॉब चाहिए थी तो उसे एक कैफे में ऑफर हुई। याओ के अंकल का कैफे था तो याओ ने कहा अगर वो करेगा तो अंकल से बात कर लेगा। मैं कल सुबह तक सोचकर बताता। सीन शिफ्ट होकर अगले मॉर्निंग में पहुंचा। याओ मुझे वो जॉब करनी है। काफी सोचने के बाद लानजान ने कह दिया। हाँ, इट्स ओके इट्स ओके। सही बात है, थोड़ी बहुत इनकम होगी तो थोड़ा घर भी भेजोगे, यहाँ का भी खर्चा चलता रहेगा और साथ में तुम्हारी स्टडी भी। वैसे भी अभी 2 साल की पढ़ाई बाकी है। मुझे लगता अगर एक ही बार में तुम पास हो गए तो 24 साल के यंग प्रोफेसर बनोगे, नहीं हुए तो 26 तक पहुंच जाओगे। इट्स ओके। लानजान ने कहा कि ठीक है। तुम्हें नहीं लगता कि अगर फेल हो गए तो लंबा इंतजार हो जाएगा? मेरा मतलब मेरे अंदर इतना पेशेंस नहीं है, इसलिए मैंने बिजनेस करना चुना। इंतजार? लानजान ने उसकी तरफ देखा। 2 साल का इंतजार कोई बड़ी बात नहीं। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुमने बहुत ही अच्छा तजुर्बा रखा हो इंतजार का अपनी जिंदगी में। बहुत अच्छे तजुर्बे की तो पता नहीं, कुछ इंतजार है जो जिंदगी भर चलने वाले हैं। ये बोलकर लानजान किचन में पहुंचा और वो नाश्ता बनाने लगा। सीन शिफ्ट होकर 11 बजे के आसपास पहुंचा। आज संडे था, बीजिंग में पहला दिन था। लानजान का कैफे में जॉब के लिए इंटरव्यू था। बाय द वे, कोई गर्लफ्रेंड? किसी ने लानजान के बैग पे हाथ रखते हुए पूछा। लानजान ने उसकी तरफ देखा। इंटरव्यू था या क्या था? मतलब ठीक था, वो कुछ बोला नहीं। मेरा मतलब ये इंटरव्यू का भाग है। नो, उसने सीधा मना किया। ओके, माय नेम इज जुयांग, उम्र 21 साल। लानजान ने उस लड़के की तरफ देखा। उस डफर को किसने इंटरव्यू लेने के लिए भेज दिया था? वो लानजान से भी 1 साल छोटा था। वो लानजान का इंटरव्यू क्या ही ले रहा था, शक्ल से ही गे लग रहा था। देखो, अगर सिंगल हो तो यहाँ ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ यंग यंग लड़कियाँ आती हैं जो यूनिवर्सिटी की होती हैं, उन्हें सिंगल लड़के ही पसंद आते हैं। सो दैट अगर तुम सिंगल हो तो तुम्हारा चांस है यहाँ पर जॉब करने का। आई एम सिंगल, उसने सिंपल सा जवाब दिया। क्या यार, तुम्हारे साथ काम करने में तो बोर हो जाऊंगा। लानजान ने फिर से उसकी तरफ देखा। मेरा मतलब तुम तो हंसते भी नहीं हो। ऐसी शक्ल लेकर अगर तुम यहाँ किसी को सर्व करोगे तो कोई लड़की क्या ही इंप्रेस होगी। जुयांग, तुम वहां पर क्या कर रहे हो? तभी भारी आवाज जुयांग के कान में पहुंची। असल में जुयांग तो फेक इंटरव्यू ले रहा था। वो तो उस कैफे में काम करने वाला एक मामूली सा लड़का था। इंटरव्यू लेने वाले तो वहाँ के मैनेजर थे, बट लानजान को पता नहीं कि कौन सा मैनेजर है। सो दैट बाई मिस्टेक वो जुयांग के पास चला गया। तो जुयांग ने उसका मजाक उड़ाने के तौर पर उसका इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। वहाँ वांग जी का उसने तोता बना दिया था। सर, आप यहाँ जाकर काम पे लगो। लानजान ने उस मैनेजर की तरफ देखा। तो तुम हो ना इंटरव्यू देने के लिए आए हो? हाँ। 10 मिनट के इंटरव्यू के बाद मैनेजर ने कहा, ठीक है, तुम सिलेक्ट हो। संडे सैटरडे तुम यहाँ पर आ जाना जॉब करने के लिए। तुम्हारी सैलरी तो फिलहाल इतनी ही रहेगी। खैर, जितनी भी सैलरी ऑफर हुई थी अच्छी खासी थी। पार्ट टाइम जॉब के लिए तो ठीक ठाक था। उसका रूटीन फिर से डेली पे चलने लगा। हफ्ते में वो बाकी दिन यूनिवर्सिटी जाता, पढ़ाई को ध्यान से करता, इन 2 दिन वो जॉब करता। तुम्हें नहीं लगता कि तुम हमेशा सड़ियल सा फेस बना के रखते हो? उस दिन सैटरडे था। आए हुए भी 2 हफ्ते हो चुके थे। लानजान जॉब कर रहा था। 10 बज चुके थे ड्यूटी करते करते। उस कैफे में अब लोग आना कम हो गए थे। जियांग ने उसके सामने बियर का एक गिलास रखते हुए पूछा। नहीं, तुम हंसते भी नहीं हो क्या यार? मुझे नहीं पता, मैंने तो कभी नहीं देखा। तो शायद नहीं हंसता होगा। तुम मुझसे चिढ़ते हो क्या? मैं तुमसे क्यों चिढ़ूंगा? तो तुम ऐसे जवाब क्यों दे रहे हो? मैं सीधा ही जवाब दे रहा हूँ, तुम उल्टी उंगली दे रहे हो। उसने जब ये कहा तो लांचा ने उसकी तरफ देखा। मेरे से ऐसे बात मत किया करो। क्यों? अब उसने क्यों का सवाल पूछा। मुझे पसंद नहीं आता। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि तुम्हें बहुत पता है कि मैं तुम पे लाइन मार रहा हूँ। लांचा ने उसकी तरफ देखा। मुझ पे लाइन मारना बंद करो, उसने उसे जवाब दिया। तुमने तो कहा तुम सिंगल हो। जुयांग ने उसे देखते हुए पूछा और बियर की पहले घोट ली। मैं सिंगल हूँ, लेकिन 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 क्या? जुयांग ने आगे का सवाल पूछा। आई लव समवन, उसने जवाब में तुरंत कहा। हाँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना डबल हो गए हो। कौन है वो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड? तुरंत ही जुयांग ने अगला सवाल पूछ लिया।
नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड है। मुझे लगा ही था कि तुम गे निकलोगे। वो इतना बोल ही रहा था कि तभी मेन गेट पे कोई आया। अबे तू कौन सा दूध का धुला है? जब ऐसी आवाज जुयांग के कान में पहुंची तो जुयांग ने सामने की तरफ देखा। ब्लेस ब्लेस कर क्या? वैसे तो जुयांग का वो दोस्त आया हुआ था, बट जुयांग अपने दोस्त को बहुत लाइक करता है, जिसका नाम साओ है, और साओ बहुत रिच फैमिली से है। जैसे लानचान उस कैफे में पार्ट टाइम जॉब करता है, वैसे जुयांग भी करता है। जुयांग की मुलाकात साओ के साथ यूनिवर्सिटी में हुई थी। अब 2 साल हो गए उनकी दोस्ती को, लेकिन जुयांग उसके बारे में कुछ और ही सोचता है, मतलब कि लाइक वाला। बट साओ के दिल में ऐसा कुछ नहीं है। साओ तुम यहाँ? जुयांग ने हाथ बढ़ाते हुए कहा। साओ ने हाथ मिलाया। सोचा तुम्हें डिनर के लिए ले चलूं। आज वैसे भी मम्मा ने अच्छा खासा डिनर पार्टी रखा हुआ है। ओह थैंक यू सो मच। वैसे भी तुम्हारे घर पे इतने टाइप के खाने होते हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करता हूँ मैं जब भी तुम्हारे साथ जाता हूँ। इसलिए तो तुम्हें बुलाने के लिए आया हूँ। कैफे कब बंद होगा? बस आधा घंटा और वेट कर लो। वैसे भी ऑलमोस्ट यहाँ कोई भी गेस्ट नहीं आ रहे हैं। ये बोलकर उसने बियर का एक गिलास साव की तरफ बढ़ाया। साव ने उस कोने में बैठे एक लड़के को देखा। वो लानजान था जो चुपचाप बैठा हुआ था और बियर पी रहा था। वो कौन है? क्योंकि साव भी 2-3 हफ्ते बाद आया है, तो साव को नहीं पता कि यहाँ नई हायरिंग हुई है। वो मेरा बॉयफ्रेंड है। जुयांग ये बोलकर खिक्की करके हंसने लगा। लानजा ने जुयांग और साव को दोनों की तरफ देखा, बट नो रिस्पॉन्स। उसने सुना तो कि जुयांग ने क्या कहा, बट उसकी दिलचस्पी 0% थी। शट अप, वो तुम्हारे टाइप का नहीं है, साव ने उसे देखते हुए कहा। तुम्हें बड़ा पता है मेरे टाइप और ना टाइप का। जुयांग ने फ्लर्ट किया। इतना तो जानता ही हूँ, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड जो हूँ। फाइन, तो बोलो किसके टाइप का है? जुयांग ने साव से मजाकिया अंदाज में लानजान को बुली करते हुए सवाल पूछा। पहले तो उसे बात करनी पड़ेगी, इसके बाद ही पता चलेगा वो किसके टाइप का है। खैर, माय नेम इज साव। साव पहुंचकर लानजान के पास अपना हाथ बढ़ाता है। लानजान ने साव की तरफ देखा। माय नेम इज हांग वांगजुन। हे? जुयांग पीछे खड़ा था। इसका नाम हांग वांगजुन है? मैं तो आज तक लानजान ही जान रहा था। मेरा मतलब यूनिवर्सिटी का नाम होगा। सिट। लानजान उसे बैठने के लिए कहा। तुम काफी बेहतर लगते हो। लानजान ने उसकी तरफ देखा, बट जवाब कुछ नहीं दिया। यू आर सो हैंडसम, आई एम सेइंग। थैंक यू। लानजान ने तुरंत जवाब दिया। कोई गर्लफ्रेंड है? साव ने भी सेम सवाल पूछा। नहीं, लेकिन मैं किसी से प्यार करता हूँ। जवाब में लानजान ने बस इतना कहा। वो इसलिए ये बातें पहले एक्सप्लेन कर देता था, ताकि कोई उस पर बेवजह का लाइन न मारे। लगता है उसके लिए काफी लॉयल हो। साव ने बियर की अगली घूंट लेते हुए लानजान के चेहरे को देखते हुए पूछा। लेकिन लानजान जवाब में कुछ नहीं बोला। कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है क्या? साव ने अब उसके चेहरे को पढ़ना चाहा, लेकिन लानजान ने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया। छोड़ यार, वो वैसे भी नहीं बोलता। जुयांग को जलन हुई, सो दैट उसने साव को मना किया। क्या मतलब नहीं बोलता? साव ने अब जुयांग की तरफ देखा। वो कम ही बोलता है। क्यों? साव के सवाल पे जुयांग ने कंधे उचकाए। मुझे क्या पता? साव ने फिर से लानजान की तरफ देखा। कुछ तो ऐसा है इस लड़के में जो मैं नहीं समझ पा रहा। ठीक है बाबा, क्या तुम डिनर करने चलोगे मेरे साथ? उसने लानजान को ऑफर किया। जियांग समझ नहीं पाया कि साव उससे क्यों पूछ रहा है। नहीं, उसने सीधा सा मना किया। कम ऑन यार, अब क्या अंकल को कॉल करूं? अंकल मीन्स की मालिक की बात कर रहा था साव। हम जानते हैं साव रिच फैमिली से है। लानजान उस जगह कुछ नहीं बोला। अब चलो भी। जियांग ने भी लानजान का हाथ पकड़ के खींच लिया। हालांकि वो मना करना चाहता था, लेकिन नौकरी जाने के डर से उसे जाना पड़ा। डर का मतलब यहाँ पर वो अभी नौकरी खोना नहीं चाहता था, सो दैट वो नहीं चाहता था कि उसकी कोई भी शिकायत अंकल तक पहुंचे। वो कार में पीछे बैठ गया। साव ड्राइविंग कर रहा था, जुयांग आगे बैठा था। वो दोनों आपस में अभी भी बात कर रहे थे। तभी साव की नजर शीशे से होते हुए लानजान के चेहरे पे गई, जो एकदम से खामोश था। भाई इसे क्या हुआ है? मुझे क्या पता, पहले ही तो बताया है। मतलब कब से यहाँ पर काम कर रहा है? 3 हफ्ते हो गए। क्या ऐसे ही चुप रहता है? हाँ, ऐसे ही खामोश रहता है। हंसता भी नहीं। हंसता है लेकिन कभी कभार। तुमने उसकी हंसी देखी? मैंने तो नहीं देखी। तुम्हें कैसे पता कभी कभार हंसता है? उसने खुद बताया। साव ने फिर से लानजान की तरफ देखा। साव, अगर तुम बार बार उसे देखोगे तो तुम पक्का एक्सीडेंट कर दोगे। तुम्हें उसे देखना तो तुम पीछे जा सकते हो, मैं ड्राइविंग कर लूंगा। जुयांग को चिढ़ लगी। वो जेलिस हुआ। तुरंत ब्रेक लगी। लो तुम चलाओ। हे, अब मैंने तो मजाक किया था यार। क्या तुम सच में उसके पास बैठने जा रहे हो? लेकिन क्यों? जुयांग काफी सवाल करता रहा, बट साव पीछे जाके बैठ गया। जुयांग को जलन भी लगी, लेकिन कुछ नहीं कर सकता था। खैर, लानजान अभी भी चुप था। तुम्हारा नाम लानजान है? उम्र क्या होगी? 22। ओह, 22 साल।
तुम यहीं के रहने वाले हो? नहीं, उसने अपने टाउन का नाम बताया। तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो? आगे की पढ़ाई करने के लिए। ओह, वैसे उसने अपनी डिग्री बतानी चाहिए। तो प्रोफेसर बनना चाहते हो तुम? हाँ, लेकिन अभी वक्त है। अच्छी बात है। तो तुम्हें तो पढ़ाना आता होगा, पढ़ाना अच्छा भी लगता होगा। वैसे पसंद है मुझे, लांजा ने रुकते हुए जवाब दिया। कभी किसी को पढ़ाया है? बहुत ज़्यादा, अपने टाउन में काफ़ी बच्चों को मैंने पढ़ाया है, लांजा ने जवाब दिया। मेरा मतलब कोई डिसेबल बच्चों को, जिन्हें सुनाई ना देता हो, जिन्हें दिखाई ना देता हो, चलने में एबल ना हो, और कुछ ऐसे कभी पढ़ाया है? साओ ने इतने खोद कर सवाल पूछा, जुयांग भी समझ नहीं पाया, लेकिन लांजान का जवाब साफ था। हाँ, मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों से राब्ता या इंटरेक्शन किया है जिनके अंदर कुछ न कुछ डिसेबिलिटीज थी। ओह, ये बात है, तुम मेरे काम आ सकते हो। उसने जब एक हाथ लांचा ने उसकी तरफ देखा। देखो, तुम वैसे भी पार्ट टाइम जॉब करते हो। क्या तुम मेरे बड़े भाई को, मेरा मतलब कि मेरे भाई को पढ़ाओगे? उसे दिखाई नहीं देता, लेकिन वो आर्ट बहुत अच्छा बनाता है। सिर्फ छूकर छूकर लांचा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? जैसा अगर वो तुम्हारा चेहरा छुएगा तो आर्ट बिना देखे भी बना सकता है, लेकिन वो देख नहीं पाता, तो उसने पढ़ाई नहीं की, और मेरी मॉम ने उसे बाहर जाने नहीं दिया। मेरा मतलब बड़ी मॉम ने। मैं तुम्हें कैसे बताऊं? देखो, मेरी फैमिली में मेरे बड़े 3 भाई हैं। सबसे बड़े जो हैं वो मेरे बड़े पापा हैं। जिसकी बात मैं कर रहा हूँ वो उन्हीं का बेटा है, जो कि देख नहीं पाता लेकिन इकलौता है। तुम सोचो, इकलौता होते हुए भी उसे दिखाई नहीं देता। सारी धन दौलत तो उसी के नाम पर है, बट काफी मैच्योर है, काफी अच्छा है। बड़े पापा चाहते हैं वो पढ़ाई करे, लेकिन बड़े पापा उसे बाहर भी नहीं भेजना चाहते थे। उन्हें डर था कि लोग उसे बुली करेंगे, सो दैट, और घर पे टीचर रखा गया, तो पढ़ नहीं पाया। तो अभी तो ये वो यंग हो चुका है। उसकी उम्र 20 होगी, मुझसे थोड़ा बड़ा है। मेरा मतलब मुझसे थोड़े बड़े हैं भाई मेरे। लांजा ने उसके चेहरे को देखा। तुम चाहो तो तुम उसे ट्यूशन या कोचिंग कुछ भी बुला सकते हो। लांजान वहां पर चुप रहा, वो कुछ बोला नहीं। ठीक है, सोच कर बता देना। वैसे भी हम इतनी जल्दी नहीं है, मैं नहीं पढ़ा सकता। लांजान ने मना किया। लेकिन क्यों? मुझे टाइम नहीं है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा जहाँ वो सिटी का सबसे बड़ा घर था। मतलब साओ का परिवार सिटी के सबसे बड़ी परिवार से आते थे। जहाँ कार साओ ने रोके थे, वहां 10-15 कार, ऑलमोस्ट नए नए ब्रांड की कार खड़ी हुई थी। जुयांग उतरा, साओ उतरा, तो पीछे से लांचान भी उतरा। वहां पर वो ऐसे ही था जैसे उसकी कोई दिलचस्पी ना हो और वो मजबूरी में आया हो। तुम्हें क्या खाना है? चिकन का कुछ खाऊंगा। तुम्हें चिकन बहुत पसंद आता है। हाँ, तो क्या हुआ, खा लूंगा, माँ क्या हूँ तो। ठीक है बाबा, खा लेना, कुछ गड़बड़ मत करना, मेरी माँ गुस्सा हो जाएगी। ठीक है बाबा, नहीं करूंगा। जुयांग और साओ आपस में बात करते हुए आगे आगे जा रहे थे। वो काफी आगे निकल चुके थे। पीछे पीछे लांचान चल रहा था, जो बिल्कुल वहां पर वैसा मौजूद था जैसे कि वहां हो ही ना। जैसे ही लांचान इस बात का एहसास करता है कि जुयांग और साओ काफी आगे जा चुके हैं, तो उसने सामने की तरफ देखना चाहा, और तभी उसकी नजर उस बड़े से घर में, इतना बड़ा घर था, वो लोग काफी दूर थे, अभी उन्हें चलना था, तब जाकर वो घर के अंदर एंट्री करते। शायद 3rd फ्लोर के उस पे गई, जिसकी खिड़कियां खुली थी और कोई खिड़की पे खड़ा था, और जो शायद ऊपर की तरफ देख रहा था या चांद देखने की कोशिश कर रहा था। जो भी था, लांजान की नजर जब उस पर गई, एक पल के लिए वो पूरा फ्रीज हो गया। उसे लगा उसे कोई वहम हुआ हो। ऊपर जो लड़का था, उसका चेहरा काफी हद तक बेबूजान से मिलता था, लेकिन वो 3rd फ्लोर था। शायद लांजान को ही आजकल उसकी बहुत याद आती है। शायद उसे गलतफहमी हुई हो, जो कुछ भी है, लेकिन उसके कदम फ्रीज हो चुके थे। अरे लांजान, आओ वरना तुम भटक जाओगे। तब तक साउन उसे बुला लिया। लांजान को अभी तक यही लग रहा था, वो एक हसीन वहम है, क्योंकि अक्सर वो बेबूजान के इमेजिन कर लेता था। अंदर पहुंचने के बाद साव ने सबका इंट्रोडक्शन लांजान से करवाया, और लांजान का इंट्रोडक्शन सबसे करवाया, बट लांजान वहां पर मौजूद होते हुए भी डिसअपेयर था। उसका कोई मन नहीं था कि वहां पर रुके या कुछ करे। इसके बाद सब लोग खाना खाने के टेबल पे बैठे। डिनर पार्टी थी, तो बहुत सारे लोग मौजूद थे। कुछ वीवीआईपी पर्सन भी आए हुए थे, ऐसा नहीं था कि वहां पर बस वही लोग थे। अरे,
छोटे पापा कहाँ रह गए? तभी वहां पर खड़ी एक ओल्ड लेडी बोलती है, शायद उस घर की केयर टेकर होगी। बिना मेरे बेटे की डिनर पार्टी कैसे शुरू हो सकती है? उस जगह पर खड़ी सबसे लग्जरी कपड़े में खड़ी एक महिला बोलती है। तो लांजा ने अंदाजा लगाया कि साव जिसके बारे में बात कर रहा है वो उसकी बड़ी माँ होगी, और जिस लड़के के बारे में बात की जा रही है जिसे सब बाबा बाबा बोल रहे हैं वो उनका बेटा होगा। जाकर उसे बुला कर लाओ। मैं अभी जाती हूँ मैडम। ये बोलकर ओल्ड लेडी ऊपर की तरफ जाने लगी। सीन शिफ्ट होकर 10 मिनट बाद पहुंचा। माँ मुझे भूख नहीं है, किसी ने बहुत प्यारी आवाज से कहा, और जब ये आवाज लैंटन के कानों में पहुंची, ऑलमोस्ट उसके हाथ से वो गिलास छूटने वाला था जो उसने पकड़ रखा था, जिससे वो पानी पी रहा था। वो एक कोने में खड़ा था। उसका अभी तक अटेंशन और ध्यान किसी के ऊपर नहीं गया था। तब से लेकर अभी तक वो उन ख्यालों में डूबा हुआ था जो उसने भी बाहर देखा। आवाज ने पूरी तरीके से उसे बांध लिया। उसने मुड़कर देखा। मुड़कर देखने पर उसे पता चला पीछे खड़ा लड़का यकीनन न सिर्फ चेहरे में बल्कि उसकी आवाज भी वीवूजान से काफी हद तक मिलती थी। लांजान एक पल के लिए कुछ बोल न सका। उसे ऊपर से नीचे तक ऐसा लगा कि पूरा कांपने लगा है। वो एकदम से खामोश था, एकदम से चुप था। भूख क्यों नहीं लगी मेरे बेटे को? हाँ, मम्मा ने उसकी गाल को खींचते हुए कहा। चलो मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाती हूँ। मम्मा मुझे सच में भूख नहीं है। वो दोबारा भी बातों को मना करता है। मम्मा ने उदासी भरे चेहरे से उसके चेहरे की तरफ देखा। वो लड़का चेहरे का रिएक्शन कुछ ऐसा कर रहा था जैसे सच में देख न पा रहा हो। लांचान ने जब विस्पर किया तो साव ने उसके चेहरे को देखा। भाई तुम्हें क्या हुआ? ओह, मैं तो अपने भाई से तुम्हें मिलाना भूल ही गया। रुको मैं मिलवाता हूँ। बड़ी माँ को चली जाने दो वरना बड़ी माँ गुस्सा हो जाएंगी। लांचान अभी भी ये समझ नहीं पा रहा साव ने क्या कहा। वो तो अलग की बात थी। अभी जो कुछ भी हो रहा था वो उसके समझ से बहुत परे था। हे मेरे भाई। तब तक साव उसका हाथ पकड़ लेता है। साव धीरे, वरना मेरा पैर लड़ जाएगा किसी चीज में। मैं हूं ना, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। हाँ ठीक है, बट तुम इतने हैप्पी क्यों हो? चलो मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। रहने दो, तुम जुयांग के अलावा किससे मिलवाओगे? चलो तुम्हारी दोस्ती करवाता हूँ। वैसे भी तुम्हारे दोस्त नहीं है। हाँ वो बात अलग है, लेकिन मुझसे दोस्ती कौन करेगा? मेरा मतलब कि कुछ नहीं, छोड़ो तुम। तब तक वो लांचान के सामने आ गया था। साव ने उसका हाथ पकड़ रखा था। लांचान, ये है मेरा भाई। मेरा मतलब ये बड़े भाई हैं, लेकिन हम दोनों दोस्त हैं अच्छे, तो मैं उसे ऐसे ही ट्रीट करता हूँ। इस घर का इकलौता मालिक, इकलौता वारिस। हम लोग बहुत प्यार करते हैं इसे। लांजान ने उस लड़के की तरफ देखा। उसने बीच की मांग निकाल रखी थी और उसके बाल बहुत सिल्की थे। उसका पतला सा चेहरा था, बड़ी बड़ी आंखें थी, पतले पतले लिप्स थे। उसकी स्किन काफी ग्लो कर रही थी, लेकिन ऑफ कोर्स वो देख नहीं पा रहा था, तो उसकी आंखें कहीं और गेस्चर कर रही थी। देखकर ही लग रहा था वो लड़का देख नहीं पा रहा। ओह सॉरी, मेरा भाई बाय बर्थ नहीं देख पाता। बाय बर्थ? लांजान अभी तक फ्रीज ही था। जियांग उसके कंधे पर हाथ रखता है। लांजान क्या बदतमीजी है, अब कम से कम हाथ ही मिला लो, वरना उसे बुरा लगेगा। लांजान उसके हाथ भी कांप रहे थे। उसे यकीन नहीं हुआ कि ये सच है, ये एक वहम है। कोई इतना सिमिलर कैसे हो सकता है? फिर उसने ये सुन रखा है कि लोग हम शक्ल होते हैं, बट क्या इतना इत्तेफाक होना? क्या ये मानने भर का था? लांजान की नजर सबसे पहले उसकी कलाइयों में गई थी। न जाने को वो खोज रहा था कि वो वेवूजान हो जाए, लेकिन कैसे? उसकी लाश तो उसने अपनी आंखों के सामने देखी थी। उसके कान की बालियां, उसके कान का तिल, सब कुछ उसने अपनी आंखों से देखा था। यहाँ तक कि उसके हाथ में वो ब्लू कलर का धागा भी था। वो लाश उसके सामने पड़ी थी, तो अब यकीन करने भर का था ही नहीं। लांचा ने उसकी कलाइयां देखी, बट उसकी कलाइयां सादी थी। उसके शरीर की बनावट ऑलमोस्ट वीवूजियान की तरह थी। वैसे तो 4 साल या 5 साल बीतने को आए थे, लेकिन अभी भी लांचान की आंखों में उसका वो चेहरा, वो शरीर, सब कुछ बिल्कुल कल की तरह ताजा है। उसकी आंखें नम थी, लेकिन वो वहां पर रोना नहीं चाहता था। तब लांचान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस लड़के ने भी, जिसे दिखाई नहीं दे रहा था, उसने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसा कि वो देख नहीं पा रहा था, तो लांचान ने इस चीज को नोटिस किया। तुम चाहो तो मेरे भाई को पढ़ा सकते हो, उसे पढ़ने का बहुत शौक है। ये बोलकर साव ने अपने भाई का हाथ आगे बढ़ा दिया और फिर लांचान ने उसके हाथ को छुआ। जैसे उसने
हाथ मिलाया, उसके दिल की धड़कनें धक 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 करके चलने लगी थी। ये बेवजह ही है। लांचन ने उसके चेहरे को देखकर अपने दिल में रिपीट किया। अब सारी चीजें मिक्स हो गई। फिर ये पॉसिबल कैसे था? उसने छुअन को पहचाना, उसकी आंखों को देखा, उसके चेहरे को देखा। चेहरे तक तो धोखा मान सकता था, उसका दिल कभी भी उसके पर्सन को पहचानने से इनकार नहीं कर सकता। उसकी छुअन एक पल के लिए इतना समझाने को काफी थी कि वो बेवजह था। तो फिर क्या क्या वो ये मान ले क्योंकि वो लड़का हम शक्ल है इसलिए उसका दिल कह रहा है वो बेवजह है? वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गया। वो बाई बर्थ देख नहीं सकता ये सारी चीजें सामने कही। सॉरी, मैंने आपका नाम सुना नहीं। क्या आपने अपना कुछ नाम बताया? उस लड़के की आवाज लांजान के कान में जा पहुंची। लांजान। उसने अपने नाम को रिपीट किया। लांजान। उस लड़के ने भी उस नाम को रिपीट किया। आपका नाम काफी अच्छा है, क्या आप मुझे पढ़ाएंगे? जैसा कि साव ने कहा तो उस लड़के को लगा कि शायद लांजान उसे पढ़ाएगा, इसलिए वैसी बातें कर रहा था। क्या आप मुझे पढ़ाने के लिए आए हैं? अगेन उसने बाहों को चढ़ाते हुए कहा। क्या तुम पढ़ना चाहते हो? लांजान ने अगला सवाल पूछा। अगर आप मुझे पढ़ाएंगे तो मैं पढ़ूंगा, मुझे पढ़ना काफी अच्छा लगता है। लांजान ने एक गहरी सांस ली। इस जगह वो कुछ बोल ना सका। उसके करीब रहना उसके लिए अब जरूरी है। वो समझना चाहता है कि ये क्या है। कुछ खिंचाव है जो लांजान उसकी तरफ से महसूस कर रहा है। अब वो इस बात पे श्योर होना चाहता है क्या ये खिंचाव सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसका चेहरा विभूजियान से मिलता है। पता करो ये लड़का कौन है। मेरे बेटे ने इतनी देर किसी से बात नहीं की। अगर इस लड़के से बात की तो कुछ तो बात है। बड़ी माँ, ये प्रोफेसर बनने वाले, मेरा मतलब अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैंने इनसे कहा था कि अगर ये चाहे तो मेरे भाई को पढ़ा सकते हैं। क्या? लेकिन मेरा बेटा देख नहीं पाता, क्या वो उसके लिए परफेक्ट है? वैसे मुझे तो लगता है परफेक्ट है। वो काफी शांत है और वो सिंगल भी नहीं है, सो दैट मेरे भाई को कोई भी गड़बड़ी नहीं हो सकती। साव ने अपनी बड़ी माँ के सामने ऑफर रखा। बड़ी माँ ने लांजान को घूरा। ठीक, उसे मेरे कमरे में भेजो। सेंसिटिव ठुकर 1 घंटे बाद पहुंचता है। तुम्हें इतना पैसा दिया जाएगा, जितना वो कमाता था उसे 10 गुना ज्यादा। उस लड़के की माँ ने लांजान को ऑफर किया, लेकिन पढ़ाने की कुछ शर्तें हैं। शर्तें? कैसी शर्तें? मेरे बेटे को पढ़ाने की कुछ शर्तें जो तुम्हें फॉलो करना होगा। कैसी शर्तें? उस लड़के ने सवाल किया। देखो, पहला शर्त यह है कि तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना होगा जिसमें तुम उसके लिए कम से कम 4 साल तक पढ़ाओगे उसे। 4 साल? लेकिन ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? उसके मन में सवाल आया। 4 साल मतलब क्या? उसका मतलब क्या वो माने? लेकिन वो कुछ बोला नहीं। और कोई शर्त है? थोड़ा रुकने के बाद लांजा ने सवाल किया। हाँ बिल्कुल, वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी में अब तक कोई दोस्त नहीं था और ना कोई गर्लफ्रेंड, तो तुम उसे बाकी चीजें भी बताओगे, जैसे प्यार, मोहब्बत, गर्लफ्रेंड और शादी, क्योंकि तुम उसके उम्र के हो। तुम उसे समझा सकते हो। वो बड़ा है, हम उसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते हैं। उसने पढ़ाई नहीं की है और बाहरी दुनिया को उसने देखा नहीं है, तो मैं उसे प्यार की वजह से कभी डांट नहीं पाई। आई होप कि तुम दोनों बातें समझ रहे होगे और उसे दूरी भी बना कर रखना। तुम समझ रहे हो ना मैं किस बारे में बोल रही हूँ? मैं समझ चुका हूँ। सोच कर बताओ तुम्हें ऑफर मंजूर है या नहीं? मंजूर है, बिना सोचे उसने कह दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो चीजें वहां चल रही थी उसे लगा कि शायद उसे जानना चाहिए। ठीक है, तो तुम हफ्ते में 2 दिन आकर, वो भी रात में आना, क्योंकि दिन में मैं होती नहीं और मैं चाहती हूँ मेरे बेटे को तुम मेरी आंखों के सामने पढ़ाओ। मैं समझ गया। सीन शिफ्ट होकर 10 मिनट बाद पहुंचा। जब लांजान नीचे पहुंचा तलमुज जुयांग खाने पर बैठा था। इसके बाद लांजान भी वहां बैठ गया, बट खाने में उसका मन नहीं लगा क्योंकि इसके बाद से वो लड़का उसे दिखा नहीं। वो शायद अपने कमरे में चला हो गया होगा। एंड देन 1 बजे के आसपास जुयांग और लांजान जाने लगे। जैसे ही वो घर के बाहर निकला उसने बेबाकी से उस खिड़की की तरफ देखा जो तीसरी मंजिल पर थी। तो उसका कोई वहम नहीं था, उसने सच में उस लड़की को देखा था आते वक्त। तब वो लड़का आसमान की तरफ देख रहा था। मे भी हो सकता है कुछ ब्लाइंड लोगों को आसमान की तरफ ताकना पसंद आता हो, शायद उन्हें कुछ दिखाई देता हो या कुछ नहीं, ये सब तो नहीं पता। लेकिन जाते हुए लांजा ने बेबाकी से उस तरफ देखा और जब उसने मुड़कर देखा तो स्टिल वो लड़का उसे खिड़की पर खड़ा हुआ दिखाई दिया।
गाइस आज के लिए बस इतना ही। इसका अगला पार्ट मैं कल लेकर आऊंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। लव यू ऑल। हाँ, कोई सवाल हो तो स्टोरी में बने रहें, अंत तक सब सुलझ जाएगा।